नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए पैथोलॉजी की कंप्लीट सिलेबस की क्लास। उसमें अपन चर्चा करेंगे पैथोलॉजी में। पहले तो अपने को पढ़ना क्या है। पैथोलॉजी में दो प्रकार की फसलों के रोग पढ़ने हैं। एक तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की रोग पढ़ने हैं और एक एक अपने को पढ़ने हैं फील्ड क्रॉप्स के रोग। रोग के बारे में क्या पढ़ना है अपने, कोई भी क्रॉप में कोई डिजीज लगती है वो किस कारण लगती है और उसका रोग चक्र क्या होता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और अपने हॉर्टिकल्चर और जो फील्ड क्रॉप्स होती है उनके रोग दे रखे हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। शॉर्ट तरीके से चर्चा करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने पीछे क्लास ली थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। उसमें आप सभी ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया, उसको बहुत ही ज़्यादा शेयर किया। आज की क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अब बिना देरी किए हुए चलते हैं अपन सब्जेक्ट की ओर और सिलेबस की ओर। दोस्तों, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं और जो फील्ड क्रॉप्स हैं उनमें जो रोग लगते हैं उनमें अपने को रोग का मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। सभी रोगों का क्या पढ़ना पड़ता है, रोगों का मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, रोगों का जैसे मान लो 50 रोग है, 50 रोग है। अब 50 फसलों के अलग अलग 50 रोग है। अब उन 50 रोगों के अपन मैनेजमेंट की बात करें, रोग चक्र की बात करें और उनके सिम्टम की बात करें और कैजुअल ऑर्गेनिज्म तो लगभग सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। पर ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और जो सिम्टम है उनको अपन थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे, कॉमन पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो अपना जो क्रॉप्स का जो डिजीज लगती है उनमें जो रोग होता है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, वो सभी क्रॉप्स का मैंने एक कॉमन मैनेजमेंट बनाया है। अगर आपको अलग अलग फसलों के जो मैनेजमेंट है वो याद होते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये कॉमन भी कोई कम नहीं है, कॉमन भी अपन लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी क्रॉप होता है, कोई भी क्रॉप होती है, उसमें कोई डिजीज लगती है, उसकी 3 स्टेज पे अपन 3 प्रकार से 3 मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला मेथड होगा कल्चरल मेथड, पहला कल्चरल मेथड, दूसरा बायोलॉजिकल मेथड और थर्ड क्या होगा, केमिकल मेथड। अगर किसी भी क्रॉप में 3 मेथड लिखोगे आप मैनेजमेंट में और तीनों अलग अलग, जैसे कल्चरल लिख दिया और बायोलॉजिकल लिख दिया और केमिकल लिख दिया, अगर तीनों लिखोगे तो आपके मैनेजमेंट में कोई नंबर कटने के कोई आसार नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, कल्चरल में अपने क्या आता है, कल्चरल में आता है दोस्तों, पहला तो आएगा स्वस्थ और प्रमाणित बीज। स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का यूज। अपने को क्या करना है, कोई भी क्रॉप में अगर कोई बीमारी फैलती है तो वो क्या करती है, वो कैसे फैलती है, वो अपन कोई रोग ग्रसित बीज का यूज कर लेते हैं तो उससे फैलने के चांसेस रहते हैं। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को करना है स्वस्थ और प्रमाणित बीज का उपयोग। दूसरा क्या करना है, क्रॉप रोटेशन अपनाना है। क्या करना है दोस्तों, क्रॉप रोटेशन अपनाना है, फसल चक्र अपनाना है। लगातार एक ही प्रकार की फसलें नहीं लेनी है, क्योंकि एक ही प्रकार की फसल लेने से, जैसे मान लो अभी मैंने ली गेहूं, गेहूं में रस्ट रोग लग गया। अब गेहूं में रस्ट रोग लग गया तो मैं उसके जो ऑर्गेनिज्म है, वो पैथोजन है, वो मर्दा या वायुमंडल में बने रहेंगे। अब अपन अगर उसको 2 या 3 साल तक लगातार नहीं बोएंगे तो क्या होगा, उसके जो पैथोजन है वो डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है, उनका भी एक जीवन काल होता है, जीवन अवधि होती है, वो एक टाइम तक सीमित होती है। उस टाइम के बाद में वो क्या हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय। इसीलिए अपन क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं कि क्रॉप रोटेशन अपना के अपन क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, उसके जो रोग होता है उसको मिनिमाइज कर सके, उसके पैथोजन को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा फसल चक्र के बारे में। इसके बाद में है दोस्तों रोगी भाग। कोई मान लो रोग ग्रसित भाग है या
रोग ग्रसित पौधा है, उसको अपने को क्या करना है, पौधे से जैसे मान लो कोई भी रोग की प्रारंभिक स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज में बहुत कम जगह रोग फैलता है, तो कोई अपने को रोगी पौधा दिख रहा है तो अपने को उसको क्या करना है, उखाड़ के फेंक देना है। उखाड़ के फेंक दोगी तो वो पौधा क्या करेगा, अदर पौधे में, अदर जो प्लांट्स है, प्योर प्लांट्स है, न्यू प्लांट्स है, उनमें क्या नहीं करेगा, इन्फेक्टेड नहीं करेगा, उनको संक्रमित नहीं करेगा। अब है दोस्तों नेक्स्ट, बीजों को गर्म जल से उपचारित। जैसे मान लो कोई बीज है, बीज यूज में ले रहे हैं, अपने को ऐसा लगे कि इस बीज से कोई रोग हो सकता है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को गर्म जल से क्या करना है, उपचारित है। गर्म जल से उपचारित करने पर क्या होगा, उस बीज के चारों ओर जो भी कोजुअल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन उसके लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद में है दोस्तों मिश्रित फसल उगाएं। मिश्रित फसल उगाने से क्या होगा, जो रोग होता है, डिजीज होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, कम होता है। आई होप आपको समझ में होगा। इसके बाद में है फसल अवशेषों को जलाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पैथोजन है, पैथोजन किस पे बने रहते हैं, पैथोजन मृदा में बने रहते हैं। मृदा में कहां पर बने रहेंगे, जो फसलों के अवशेष बचते हैं उन पे क्या बने रहते हैं, पैथोजन अवशेष बने रहते हैं। तो उनको जलाकर या कैसे भी उनको डिस्ट्रॉय करें, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे होगा दोस्तों पैथोजन भी उस फसल अवशेष के साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। जो मृदा में, जैसे कोई मर्दोड रोग है जिसके पैथोजन क्या रहते हैं, मृदा में बने रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए अपने को क्या करनी चाहिए, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, समर डीप प्लोविंग करनी चाहिए। आई होप आपको कल्चरल मैनेजमेंट समझ में आएगा। साथ के साथ कल्चरल मैनेजमेंट किसी भी क्रॉप में नहीं लिखने हैं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है। अपने को रोग के अकॉर्डिंग क्या करना है, कल्चरल मैनेजमेंट रखना है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ में रोग लग रहा है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में रोग लग रहा है, तो उसमें आप पेड़ को उखाड़ कर तोड़ना फेंकोगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना चाहिए, रोगी ग्रसित जो भाग होता है उसको फेंकना चाहिए। और अगर अगर ज्यादा उग्र अवस्था में आ जाए तो अपने को क्या करना चाहिए, रोग ग्रसित पौधे को मतलब फेंक देना चाहिए। जो रोगी जो होते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, उसमें क्या करनी चाहिए, उसमें अपने को स्वस्थ और प्रमाणित भी, जब भी अपन कोई पौधा लगाए तो उसको क्या करना चाहिए, स्वस्थ पौधे का चुनाव करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कल्चरल मैनेजमेंट। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखिए दोस्तों, आगे क्या है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्या है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, किसी भी रोग का जैविक उपाय कैसे करें। ना तो उसमें अपन कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस करें, ना अपन कोई केमिकल प्रैक्टिसेस करें, और अपनी डिजीज का क्या हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस करें अपन, तो जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है दोस्तों, या तो कोई जीवों के द्वारा वो क्या हो जाता है, रोग का मैनेजमेंट हो जाता है, या अपने को क्या करनी चाहिए, या अपने को करनी चाहिए कल्टीवेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्रॉप। कोई भी आजकल जो क्या है दोस्तों, डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट कर रहे हैं, जो रेसिस्टेंस क्रॉप होती है, रेसिस्टेंट वेराइटी होती है, उसका क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अपने को रेसिस्टेंट वेराइटी उगानी चाहिए। जैसे रस्ट से रेसिस्टेंट भी बहुत सारी वेराइटीज होती है, कोई भी डिजीज है उससे रेसिस्टेंट क्रॉप का आप यूज करो। इसके बाद में है केमिकल मैनेजमेंट। दोस्तों केमिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, केमिकल मैनेजमेंट में अपने को अलग अलग प्रकार से करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा कि कवक जनित बीमारियां कौन सी है, जीवाणु जनित कौन सी है, और फाइटोप्लाज्मा से कौन सी हो रही, पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है। इसके बाद में दोस्तों कवक जनित रोग। कवक जनित रोग कौन सा है दोस्तों, कार्बेंडाजिम, सॉरी, कवक जनित रोग के नियंत्रण के लिए अपन कौन कौन से केमिकल यूज में लेते हैं, कार्बेंडाजिम हुआ, केप्टान हुआ, थायरम हुआ, प्रोपेकोनाजोल हुआ, कार्बोक्सिन हुआ,
मेनकोजेब हुआ, मेटालेक्सिस हुआ। अब किसी का भी क्या कर सकते हो, कोई भी कवक जनित बीमारी है उसमें क्या कर सकते हो, कवकनाशी या फंजिसाइड का यूज कर सकते हो। इसके बाद में है जीवाणु जनित। जीवाणु जनित में आपको क्या करना है, बोर्डो मिश्रण इसमें मेन है, बोर्डो मिश्रण का यूज करो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज करो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज करो, ब्लाइटॉक्स का यूज करो, ये क्रीमाइसिन का करो, कार्बोक्सिन करो और ऑक्सी कार्बोक्सिन का करो। ये किस में कर सकते हो, जीवाणु जनित में, या बैक्टीरियल साइड का भी यूज भी कर सकते हो, जीवाणु नाशियों का प्रयोग भी कर सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है दोस्तों, जो विषाणु जनित बीमारियां हैं उनके नियंत्रण के लिए क्या यूज करें, उनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का यूज करें, डाइमिथोएट का यूज करें और मिथाइल डिमेटान का यूज करें। किस किस का यूज करोगे दोस्तों, मिथाइल डिमेटान का करोगे, डाइमिथोएट का ही करोगे, इमिडाक्लोप्रिड का यूज करोगे। इसके बाद में है दोस्तों निमेटोड। निमेटोड में क्या है दोस्तों, एल्डी कार्बाइड का यूज करो, कार्बोक्यूनोन का यूज करो। जो निमेटोड से जनित जो बीमारियां होती है बहुत सारी भी मैं बताऊंगा, उनमें अपने को क्या यूज करना है, एल्डी कार्ब यूज करना है और कार्बोक्यूरान यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा में क्या करना है, फाइटोप्लाज्मा में टेट्रासाइक्लिन, क्या करना है, टेट्रासाइक्लिन का यूज भी करना है। कोई भी फाइटोप्लाज्मी से, जैसे बैंगन का लघुपरण रोग है उसमें फाइटोप्लाज्मा के कारण वो बीमारी होती है, तो उसमें टेट्रासाइक्लिन का यूज करें। इसके बाद में है दोस्तों पोषक तत्व। पोषक तत्व की कमी से जो भी बीमारी होती है, पोषक तत्व की कमी से जो भी बीमारी होती है उसमें आपको क्या करना है, जिस भी पोषक तत्व की कमी से जो बीमारी हो रही है उस पोषक तत्व की मात्रा फसल को उपलब्ध करवाई जाए। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है दोस्तों, आगे अपन जो कॉमन सिम्टम है, जो लक्षण है, लक्षण अपन अलग अलग क्रॉप के भी बात करेंगे, पर अपन जो कुछ बीमारियां ऐसी होती है उनमें लगभग लक्षण तो क्या होते हैं, लगभग सिम्टम तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जिससे रस्ट या रोली रोग होता है, क्या है, रस्ट या रोली रोग है। रस्ट या रोली रोग का दोस्तों अर्थ क्या होता है, जंग लगना। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है। इसके बाद में इसमें क्या है, जो पौधे के वायवीय भाग होते हैं उन पर लक्षण दिखाई देते हैं। रोली या रस्ट के लक्षण कहां पर दिखाई देंगे, रोली या रस्ट के लक्षण दिखाएंगे वायवीय भाग। वायवीय भाग कौन से होते हैं, पत्ती, तना, फल। पत्ती, तना, फल, फूल आदि क्या होते हैं, वायव्य भाग। इन पर क्या दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे। लक्षणों में क्या दिखाई देते हैं, उभरे हुए जंगदार स्पॉट, रस्टी पस्टल्स। क्या, उभरे हुए जंगदार स्पॉट दिखाई देते हैं, रस्टी पस्टल्स दिखाई देते हैं। रोली रोग के ये क्या है, लक्षण है। वायव्य भागों पर दिखाई देते हैं, जंग लगने के जैसे दिखाई देते हैं और रस्टी पस्टल्स दिखाई देते हैं। इसके बाद में है ट्रू रस्ट। जो ट्रू रस्ट है ये किससे संबंधित है, बेसिडियोमाइकोटा के यूरेडेनिल्स से संबंधित है। ये कवक के द्वारा होती है। जो रस्ट रोग होता है, किसी भी फसल का रस्ट रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। जैसे पक्सीनिया हुआ, क्या हुआ, पक्सीनिया हुआ। पक्सीनिया के द्वारा कौन सा होता है, गेहूं में रस्ट रोग होता है। इसके बाद में है स्पॉटों के रंग के आधार पर रोलियों को कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे काली रोली रोग हुआ गेहूं का, पीली रोली रोग हुआ और भूरी रोली रोग हुआ। इसके बाद में है कंडिया स्मट। क्या है दोस्तों, कंडिया स्मट। कंडिया स्मट का रोग होता है दोस्तों, जो कंडिया स्मट रोग होता है किसी भी फसल का। स्मट का पहले तो अपन देखते हैं कि स्मट का अर्थ क्या होता है। इसमें इसका अर्थ होता है दोस्तों कजली। क्या होता है, कजली। अब इसमें होता है कोयले जैसा चूर्ण होता है, जो पौधे के भाग होते हैं उन पर क्या दिखाई देता है, कोयले जैसे चूर्ण। जो भी रोग ग्रसित भाग होगा उसमें क्या दिखाई देंगे, कोयले जैसा चूर्ण दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में काला चूर्ण दिखाई देता है, इस पे कंट्रोल के क्या है, ये लक्षण है। और ये क्या है, काला चूर्ण पौधे के पुष्पीय भागों पर, मेनली ये जो स्मट के लक्षण है ये कहाँ पर दिखाई देते हैं, पुष्पीय भागों पर दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ फसलों में ये जड़, तना और पत्ती पर भी प्रकट होते हैं। जड़, तना वैसे तो नॉर्मली तरीके से ये किस पर दिखाई देते हैं, पुष्पीय भागों पर दिखाई देते हैं, पर ये जड़, तना, पत्ती इत्यादि पर भी प्रकटे होते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में होगा। जो कंड रोग है ये किससे संबंधित है, कंड रोग संबंधित है बेसिडियोमाइकोटा के अस्टिलेजिनेल। ये किससे संबंधित है, यूरेडिनेल्स।
आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं इसका जो स्मट है, स्मट का आंसर हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो का आवर्त कंट्रोक या कवर्ड स्मटो की। इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे डिटेल से। अब जो मर्दूरोमिलासिता है, मर्दूरोमिलासिता में दोस्तों क्या होता है, जो डाउनी मिल्ड्यू है, इसके लक्षण देख लीजिए, बहुत सारे रोग आएंगे डाउनी मिल्ड्यू से रिलेटेड, स्मट से रिलेटेड और रस्ट से रिलेटेड। तो उन सभी के लक्षण ये जो मैं बता रहा हूँ बस यही होंगे। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है दोस्तों, पत्तियों की जो निचली सतह होती है, पत्तियों की जो लिप्स की जो निचली सतह होती है, लोअर सरफेस होती है, उनपे कपासी कवकीय वर्दी दिखाई देती है। क्या, कॉटनी फंगल ग्रोथ दिखाई देगी, कपासी कवकीय वर्दी दिखाई देगी। कहाँ पर, पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर। इसे मर्दूरोमिलासिता या तुलासिता भी कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू भी याद रखना, इंग्लिश में भी वर्ड दे देते हैं। मर्दूरोमिलासिता जो पैदा करता है वो क्या रोग है दोस्तों, अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी है, उमाइकोटा गण से संबंधित है। किससे, उमाइकोटा गण है उसके पेरोनोस्पोरेल्स जो होता है उससे संबंधित है। क्या है, उमाइकोटा के पेरोनोस्पोरेल्स, मतलब ये गण याद कर लोगे ना तो आपको जो डिजीज साइकिल वगैरह है उसमें लिखने में भी आसानी होगी। जैसे है स्केलोस्पोरा, जो पेरोनोस्पोरेल्स कवक हैं, इससे रिलेटेड कवक कौन कौन से हैं, स्केलोस्पोरा। अब आपने सुना होगा बाजरे का मर्दूरोमिलासिता या अंगूर का मर्दूरोमिलासिता रोग। आई होप आपको डाउनी मिल्ड्यू समझ में आया होगा। पत्तियों की निचली सतह पर कपासी कवक की वर्दी दिखाई देती है, अविकल्पी परजीवी के कारण होता है, माइकोटा गण से संबंधित है, पेरोनोस्पोरेल्स से संबंधित है। और कवक एग्जाम्पल क्या है, स्केलोस्पोरा, स्केलोस्पोरा बाजरा और अंगूर में क्या फैलाता है, मर्दूरोमिलासिता फैलाता है। इसके बाद में है दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो डाउनी मिल्ड्यू है उसका लगभग थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो ऊपरी सतह होती है उसमें निचली सतह पर दिखाई देता था, इसमें दिखाई देगा दोस्तों सफेद जैसा चूर्ण कवकीय वर्दी। क्या, कवकीय वर्दी दिखाई देगा और व्हाइट पाउडर दिखाई देगा। किस पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर। जो डाउनी मिल्ड्यू था उसमें निचली सतह पर, पाउडरी मिल्ड्यू में ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह पर क्या होगा, सफेद चूर्ण जैसी कवकीय वर्दी दिखाई देगी। इसको छाछा रोग भी कहते हैं, चूर्णिलासिता या छाछा रोग भी कहते हैं। छाछा रोग उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं, एविकल्पी परजीवी होते हैं। ये एस्कोमाइकोटा गण से संबंधित होते हैं, कवक होते हैं। जो भी पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, कवक के द्वारा होता है। एरिसाइकल्स का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है लीफ स्पॉट। जो भी लीफ स्पॉट बीमारी आ जाए, पत्ती दबा जाए, उसके लक्षण देखते हैं दोस्तों। अब जो छाछा रोग है, छाछा रोग के एग्जाम्पल अपन देखें तो मटर और बेर का छाछा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मटर और बेर का छाछा किसके द्वारा फैलता है, एरिसाइफी के द्वारा, एरिसाइफी के द्वारा फैलता है। इसके बाद में है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट में क्या है दोस्तों, लीफ स्पॉट में जो पत्तियों की कोशिकाएं हैं, ये लक्षण याद रखना, ये लक्षण आगे एक नहीं 5 रोगों में दिखाई देंगी। अब देखिए दोस्तों, पत्तियों की क्या है, कोशिकाएं मर जाएगी सीमित क्षेत्र तक। एक कोई सीमित क्षेत्र में पत्तियों की कोशिकाएं मर जाएगी। पत्तियों की कोशिकाएं मर जाएगी तो वहाँ के जो उत्तक है वो भी मर जाएंगे और काले रंग के हो जाएंगे। वहाँ के जो उत्तक है वो क्या हो जाएंगे, काले रंग के हो जाएंगे अगर पत्तियों की कोशिकाएं मर गई तो इसको क्या बोलते हैं, जिस भी क्षेत्र से वो तक से होता है और कोशिकाएं मरती है उसको क्या बोलते हैं, धब्बा। वहाँ पर क्या हो जाता है, धब्बा बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूंगफली का धब्बा रोग। क्या हो जाएगा, मूंगफली का टिक्का रोग या धब्बा रोग। इसके बाद में है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल भी पूछा जाएगा अभी अपने। लीफ कर्ल में क्या हो जाता है, जो पत्तियां हैं विरूपित हो जाती है, संकुचित हो जाती है, ऊपर से क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, मेहराबदार हो जाती है, व्यावर्त होकर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, लीफ कर्ल या पर्णकुंचन बोलते हैं। जैसे टमाटर और कपास का पर्णकुंचन। जो पर्णकुंचन या लीफ कर्ल डिजीज होती है वो लगभग किससे होती है, वायरस से होती है। किससे होती है दोस्तों, वायरस से होती है। इसके बाद में है डाइबेक या उल्टा सूखा रोग या सिरसा सूखा रोग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब पौधा चोटी से शुरू होकर नीचे की ओर सूखता हुआ आता है, मतलब कोई भी प्लांट है, कोई प्लांट ऊपर से सूखता हुआ क्या है, धीरे धीरे नीचे की ओर आए, तो उस रोग को बोलते हैं डाई बेक। क्या बोलते हैं दोस्तों, डाई बेक बोलते हैं। जैसे मिर्च और नींबू
में ये डायबेक होता है। ये किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। डायबेक बीमारी किसकी कमी से होती है दोस्तों? कॉपर की कमी से होती है नींबू में और एक मिर्च में। ऊपर से सूखा होता हुआ किधर आता है? नीचे की ओर सूखा हुआ आता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों ब्लाइट रोग। ब्लाइट भी बहुत पूछेगा, अल्टरनेरिया के कारण होता है ये। दोस्तों ब्लाइट शब्द का अर्थ है झुलसना या जली हुई आकृति। मतलब जो भी ब्लाइट रोग होता है उस प्लांट पर क्या होता है? पत्तियों या पौधे का भाग क्या हो जाएगा? झुलस जाएगा। क्या होगा दोस्तों? झुलस जाएगा। अब देखिए दोस्तों पौधे के कौन कौन से अंग झुलसते हैं? पत्ती, तना, पुष्प। पत्ती, तना, पुष्प क्या हो जाएंगे? झुलस जाएंगे। इसके बाद में है इनकी सामान्य में शीघ्र क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं? अंगमारी और झुलसा रोग कहते हैं। एग्जाम्पल है आलू का अगेती व पचेती, टमाटर का अगेती व पचेती। टमाटर जो आलू का अगेती रोग था और जो टमाटर का पचेती रोग था ये किसके द्वारा होता था दोस्तों? अंगमारी या ब्लाइट या झुलसा के द्वारा। इसके बाद में है डैम्पिंग ऑफ, मतलब आर्द्र गलन। आर्द्र गलन में क्या होता है दोस्तों? आर्द्र गलन में मृदा के समीप से, जो ये नर्सरी में ज्यादा होता है डैम्पिंग ऑफ। ये क्या होता है? जो मृदा की सतह होती है वहां से जो कोमल पौधे होते हैं, सीडलिंग होते हैं, उनके तना क्या हो जाता है? गल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। क्या होता है? तना गल जाएगा और क्या होगा? जमीन पर गिर जाएगा। ये किसके लक्षण हैं? आर्द्र गलन के हैं। टमाटर और मिर्ची में क्या होता है? आर्द्र गलन रोग होता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट होता है दोस्तों, नेक्स्ट अपने रोट। रोट में क्या होता है दोस्तों? देखिए रोट में क्या होगा? जो रोट डिजीज है उसमें क्या होता है? कवक और जीवाणु के द्वारा होती है। जो रोट बीमारी होती है वो किसके द्वारा? कवक और जीवाणु के द्वारा होती है। इसमें जो कोमल उत्तक होते हैं उनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। अपघटन होगा तो क्या होगा? उनका रंग वगैरह बदल जाएगा, उनका रंग वगैरह बदल जाता है, जो ऊतक होते हैं उनका अपघटन हो जाता है। तो इससे क्या होता है? इसी को अपन बोलते हैं रॉट डिजीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? रॉट डिजीज। क्या होता है? इसमें ऊतकों का विघटन हो जाता है और उनका रंग बदल जाता है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? रॉट डिजीज बोलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों जो पादप के अंग होते हैं उन पर सड़न अलग अलग प्रकार की होती है। रॉट बीमारी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे रूट रॉट हो गया, फ्रूट रॉट हो गया और स्टेम रॉट हो गया। मतलब जड़ गलन हो गया और फल गलन हो गया और स्टेम रॉट मतलब तना गलन हो गया। इसके बाद में है दोस्तों मलानी या उकता या मुरझान, मतलब इसको बोलते हैं विल्ट डिजीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? विल्ट डिजीज। विल्ट डिजीज में क्या होता है? पौधे के जो भाग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अचानक सूख जाते हैं। क्या होते हैं? अचानक सूख जाते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? उकता रोग या विल्ट या मलानी डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? कभी कभी तो पौधे की कमी के कारण सूख जाता है। किसके कारण? पौधे में वाटर की कमी से सूख जाता है। आई होप आपको विल्ट रोग के जो लक्षण हैं उसका कारण समझ में आया होगा, किस कारण से? पानी की कमी से और अचानक क्या हो जाता है? सूख जाता है। अब जो रोगजनक होता है, इसमें कोई रोगजनक होता है वो क्या करता है? इसके जो जल संवहन वाहिकाएं होती है उनको क्या कर देता है? उनको बंद कर देता है। इस कारण क्या हो जाता है? इस कारण मलानी रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे अरहर और कपास का मलानी रोग। अब इसके बाद में चलते हैं मोजेक रोग की। और मोजेक रोग में क्या है दोस्तों? मोजेक रोग में है जो सामान्य हरे उत्तक होते हैं, जो सामान्य हरे उत्तक होते हैं वो उस पर क्या हो जाते हैं? पीले धब्बे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पीले धब्बे हो जाएंगे। अनियमित रूप से बिखरे हुए होंगे। कोई भी पौधा होगा उस पर पीले धब्बे बिखर जाएंगे और अनियमित आकार के होंगे, अनियमित रूप से होंगे। जिससे क्या होगा? तंबाकू का मोजेक रोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? तंबाकू का मोजेक रोग। अब देखिए दोस्तों इधर फाइलोडी रोग, ये किस में होता है? तिल में होता है। पुष्पीय भाग, जो मतलब कोई भी तिल है, तिल में क्या होता है? तिल में जो पुष्पीय भाग होते हैं, पुष्पीय भाग किस में बदल जाते हैं? पत्ती की संरचना में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? पत्ती की संरचना में बदल जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं फाइलोडी रोग। किसका? ये है दोस्तों तिल का रोग। किसका है दोस्तों? तिल का रोग। इसके बाद में है स्केब रोग। स्केब रोग किस में होता है? सेब में होता है मुख्यतः। किस में होता है? सेब में होता है। पौधे के अंगों पर क्या होगा? खुरदरापन आ जाएगा और पपड़ी सदृश्य हो जाएगा। मतलब पपड़ी नुमा परत बन जाएगी और खुरदरा हो जाएगा पौधे के अंग। तो इसको क्या बोलते हैं? सेब का स्केब रोग।
एप्पल स्केप रोग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपने हैं वही गेहूं। क्या है? गेहूं। गेहूं के अपन टोटल कितने रोग पड़ेंगे? 5 रोग पड़ेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान तो किस पर देना है? सबसे ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों रोगजनक पर। किस पर? रोगजनक पर देना है। इसके बाद में किसी में अगर वाहक है तो वाहक पर देना है। ये चीज तो आपको कन्फर्म याद भी करनी है। लक्षण वगैरह तो मैंने कॉमन भी बता दिया। अभी रस्ट के लक्षण बताए तो रस्ट के लक्षण अगर अपन गेहूं में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वही रस्ट के लक्षण है और वही अपने को यहाँ पर लिखने हैं। तो सिम्पटम भी कॉमन लिख सकते हैं पर पैथोजन कॉमन नहीं होगा। पैथोजन आप सभी को याद करना पड़ेगा। इसके बाद में है दोस्तों डिजीज साइकिल में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मोनोसाइक्लिक डिजीज है या एक चक्रीय या बहुचक्रीय है। तो अपने को इस चीज पर ध्यान देना है, डिजीज साइकिल पर थोड़ा ध्यान देना है और एक किस पर ध्यान देना है? पैथोजन पर ध्यान देना है। फिर थोड़ा किस पर ध्यान देना है? सिम्टम पर ध्यान देना है। मैनेजमेंट वगैरह अपन क्या कर लेंगे? कॉमन पढ़ लिए अपन, कॉमन पढ़ लिए। लक्षण भी कॉमन पढ़ लिए पर अलग से भी अपन पढ़ेंगे जो मेन है। और डायग्राम से भी अपन समझेंगे कि ये जो डिजीज होती है कहाँ कहाँ पर संक्रमित हृदय को करती है और किस प्रकार से करती है। अब देखिए दोस्तों व्हाइट रस्ट रोग। व्हाइट रस्ट रोग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। क्या? ब्लैक, ब्राउन और येलो रस्ट। अब इसमें एक ये चीज जरूर है, कभी ब्लैक रस्ट न देखे स्टेम रस्ट पूछ लेगा। स्टेम रस्ट किसको बोलते हैं? स्टेम रस्ट बोलते हैं दोस्तों ब्लैक रस्ट को। किसको? ब्लैक रस्ट को। इसके बाद में है लीफ रस्ट। किसको बोलते हैं? ब्राउन रस्ट को। किसको बोलते हैं? ब्राउन रस्ट को। इसके बाद में येलो रस्ट किसको बोलते हैं? स्ट्राइप रस्ट को। किसको बोलते हैं? स्ट्राइप रस्ट को क्या बोलते हैं? येलो रस्ट बोलती है। इसके बाद में है इन तीनों के पैथोजन। ये तीनों रस्ट होती है किस किस के द्वारा फैलती है? देखिए दोस्तों रोगजनक है इनका पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटीसाई। अभी मैंने पहले भी बता दिया था, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दिया था। रस्ट रोग किसके द्वारा फैलता है? पक्सिनिया के द्वारा। किसके द्वारा? किस कवक के द्वारा ये फैलता है? पक्सिनिया के द्वारा। पहले भी मैंने बता दिया था रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? कवक जनित बीमारी है। क्या है? कवक जनित बीमारी है। अब देखिए दोस्तों पक्सिनिया ग्रेमिनिस सही हो गया, ब्राउन रस्ट पक्सिनिया रिकोनिटा हो गया और येलो रस्ट क्या हो गया? पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। क्या हो गया? पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अब इनके क्या देख लीजिए, इनके लक्षण देख लीजिए। लक्षण में क्या होगा? लक्षण में स्टेम पर क्या हो जाएंगे? काले धब्बे हो जाएंगे और फपोले बन जाएंगे। स्टेम पर लक्षण पहले भी मैंने लिखवा दिए, वो ऐड कर लेना और ये देख लेना। इसमें क्या होगी? काले धब्बे हो जाएंगे और दाने क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। पौधा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, पत्तियों पर धारियां बन जाएगी। स्ट्राइप रोग में क्या हो जाएगी? पत्तियों पर धारियां बन जाएगी। मतलब पौधा शुरू में तो क्या होता है? थोड़ी थोड़ी फफोले बनते हैं, धब्बे बनते हैं। फिर इसके बाद में क्या होते हैं? दाने क्या होने लग जाएंगे? सिकुड़ने लग जाएंगे, पौधा कमजोर होने लग जाएगा। इसके बाद में पत्तियों पर स्ट्राइप मतलब धारियां दिखाई देने लगेगी। आई होप आपको सिम्टम समझ में आएंगे। अब सिम्टम को आप समझ लीजिए डायग्राम से। देखिए डायग्राम मतलब पत्तियों पर क्या हो जाएगी? धारियां बढ़ने लग जाएगी और ये क्या है? ये दिखने लग जाएंगे, धब्बे दिखने लग जाएंगे, धब्बे दिखने लग जाएंगे और धारियां बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी दोस्तों? धारियां बढ़ जाएगी और धब्बे दिखने लग जाएंगे। इसके बाद में है इसके डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में अपने को क्या देखना है? डिजीज साइकिल दोस्तों में एक कॉमन आपके दिमाग में डायग्राम बैठाना चाहता हूँ। किसका? डिजीज साइकिल का या रोग चक्र का। रोग चक्र एक समझ जाओगे ना तो अगर कोई अपने को किसी बीमारी का रोग चक्र आ भी नहीं रहा है उसका भी अपन बना सकते हैं। कैसे दोस्तों? एक कोई बीमारी होती है, रोग चक्र का मतलब समझिए कि किसी भी रोग में, किसी भी रोग में कोई रोग लग रहा है तो उसमें जो विभिन्न स्टेज शामिल होती है, विभिन्न अवस्थाएं शामिल होती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं समझाता हूँ आप सभी को। डिजीज साइकिल में क्या होता है दोस्तों? डिजीज साइकिल में होता है कोई भी मान लो पैथोजन है, एक पैथोजन मैंने बता दिया पक्सिनिया के द्वारा क्या फैल रही है? रस्ट फैल रही है। अब जो पक्सिनिया बीमारी है, पक्सिनिया जो रोगजनक है किसी भी वजह से प्लांट में आ गया, एक बार क्या आ गया? प्लांट में आ गया।
प्लांट में आने के बाद में ये क्या करेगा, प्लांट को क्या करेगा, प्लांट में मतलब प्लांट जब अंकुरित होगा, प्लांट अंकुरित होगा तो प्लांट के साथ अंकुरित हो जाएगा, पक्षी या कवक क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद में क्या होगा, अंकुरित होने के बाद में पौधे में प्रारंभिक, पौधे में क्या करेगा, प्रारंभिक संक्रमण करेगा। प्रारंभिक संक्रमण कर दिया, इसके बाद में क्या करेगा, ये सेकेंडरी, अगर दोस्तों पॉलीसाइक्लिक डिजीज है, बहुसाइक्लिक या बहुचक्रीय डिजीज है, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। अगर क्या है, एक चक्रीय है, मोनोसाइक्लिक है, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है। ये दिमाग में डाल लीजिए, पॉलीसाइक्लिक में सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा, और जो एक चक्रीय होता है उसमें प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ओनली मोनोसाइक्लिक में ओनली प्राइमरी होगा, और जो बहुचक्रीय होता है उसमें दोनों होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सेकेंडरी मतलब पहले तो क्या होगा, एक प्लांट के साथ क्या हो गया, जीवित हो गया, अंकुरन एक में क्या किया, एक प्लांट को इन्फेक्टेड कर दिया। एक प्लांट को इन्फेक्टेड करने के बाद में क्या जाएगा, दूसरे प्लांट में जाएगा, एक किसी हवा वायु जल किसी के द्वारा भी दूसरे प्लांट में जाएगा, और पूरी क्रॉप को क्या कर देगा, पूरी क्रॉप को नष्ट कर देगा। पर जो एक साइक्लिक या मोनोसाइक्लिक डिजीज होती है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं जाती, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन उनमें नहीं होता। और अब दूसरी फसल को भी मतलब पूरे खेत को क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया। इन्फेक्टेड करने के बाद में क्या होगा, इन्फेक्टेड करने के बाद में उनको फेवरेबल, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो क्या होगा, अंकुरण होता जाएगा, और क्या होती जाएगी, खेत में रोग फैलाता जाएगा। खेत में रोग फैला दिया, अब इसके बाद में जैसे ही कटाई होगी, कटाई होने के बाद में या तो फसल अवशेषों पर बना रहेगा या वातावरण में कहीं भी बना रहेगा, वो अपन उत्तरजीविता कहीं भी बनाए रखेगा। फिर दोबारा से क्रॉप को उगाएंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन कर देगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन मिलेगा, कर देगा, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही क्या कर देगा, वापस संक्रमण पूरे खेत में फैला देगा। इस तरह से क्या बनता रहता है, लाइफ साइकिल बनता रहता है। मोनोसाइक्लिक डिजीज में क्या नहीं होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा, और जो पॉलीसाइक्लिक होता है इसमें चारों प्रोसेस होती है। आई होप डिजीज साइकिल का डायग्राम आपके मन में बन गया होगा। अब अपन देखते हैं जो रस्ट होती है, रस्ट किसके द्वारा, रस्ट की उत्तरजीविता बनी रहती है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में किसके द्वारा बनी रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में यूरिडो बीजाणु के द्वारा क्या बनी रहती है, उत्तरजीविता बनी रहती है। उत्तरजीविता बनी रहती है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, प्रारंभिक इन्फेक्शन होगा। जैसे प्रारंभिक मतलब जो पहाड़ों पर थे वो कहाँ पर आएंगे, मैदानों में आएंगे। मैदानों में आने के बाद में क्या करेंगे, ये क्रॉप पर क्या करेंगे, इन्फेक्टेड करेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी अपना अंकुरण करेंगे, अंकुरण करने के बाद में पूरे खेत में क्या कर देंगे, संक्रमण फैला देंगे, और जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाएंगी फसल अवशेष या किसी पर भी बने रहेंगे। आई होप आपको डिजीज साइकिल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैनेजमेंट तो मैंने बता ही दिया था, कॉमन तो वही रहेगा। कवक जनित बीमारी है तो कवकनाशियों का यूज कर लेना, और ऊपर में से जो कल्चरल और जो बायोलॉजिकल मेथड है मतलब जैविक जो रेसिस्टेंट वेराइटीज है वो कर लेना। अब इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे दूसरी बीमारी है अपनी, दूसरी लूज स्मट ऑफ व्हीट। अभी स्मट बीमारी भी देखी थी अपने, स्मट बीमारी देखी थी। काले कोयले के समान जो चूर्ण दिखाई देता है वो क्या होता है, स्मट डिजीज होती है। पहले आप उन लक्षणों को अच्छे से याद कर लीजिए, सभी बीमारियों के लक्षण याद हो जाएंगे। कवक जनित बीमारी होती है, लूज स्मिट क्या होती है, कवक जनित बीमारी होती है। अस्टिलेगोट्रिटिसाई, अगर किसी को इंग्लिश टर्म नहीं याद होती है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है इनको हिंदी में लिख लो अभी। क्या है, एस्टिलिगोटिसाई। इसके बाद में है सिम्टम। सिम्टम वालियों के स्थान पर क्या होगा, ब्लैक पाउडर। अभी मैंने बताया था काला चूर्ण बनता है स्मट डिजीज में, झिल्ली द्वारा ढका रहता है। ये काला चूर्ण क्या होता है, दानों के स्थान पर बन जाएगा, दानों के स्थान पर बढ़ने के बाद में झिल्ली के द्वारा ढकता रहता है। जैसे मान लो इन दानों में क्या रहेगा, इन दानों में चूर्ण बन गया दानों की जगह, और वो झिल्ली द्वारा क्या रहेगा, ढका रहेगा। जैसे ही हवा चलेगी तो वो जो झिल्ली है वो हट जाएगी। झिल्ली हटने के बाद में संपूर्ण खेत में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे या इन्फेक्टेड कर देंगे संपूर्ण खेत को। अब इसके बाद में है दोस्तों टीलियोस्पोर, मतलब जो इसका डिजीज साइकिल है उसके बारे में देखते हैं। या पहले इसको डायग्राम से समझ लीजिए एक बार।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इस प्रकार की संरचना में जो जहाँ पर दाना बनना चाहिए वहां पर क्या हो जाते हैं, ब्लैक पाउडर की वर्दी हो जाती है, दाने की जगह ब्लैक पाउडर के काला चूर्ण बन जाता है। और जैसे ही वो क्या होता है, बिखरता है, तो पूरे खेत में क्या कर देता है, फैला देता है। इसके बाद में है इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या होता है, इसकी उत्तरजीविता किसके द्वारा बनी रहती है, टीलियो के द्वारा। किसके द्वारा, टीलियो के द्वारा बनी रहती है। इसके बाद में है इसमें जो इन्फेक्टेड ईयर होती है, इन्फेक्टेड ईयर होती है, जैसे मान लो कोई भी पहले रोग फैला था, रोग फैलने के बाद में अपने क्या थी, इन्फेक्टेड ईयर थी, मतलब संक्रमित वाली थी, उससे अपन ने बीज प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, बीज प्राप्त कर लिया। बीज प्राप्त करने के बाद में क्या होता है, जो बीज प्राप्त हुआ अपने को इन्फेक्टेड वाली से इन्फेक्टेड सीडी प्राप्त होगा, संक्रमित वाले से संक्रमित बीज प्राप्त हुआ। संक्रमित बीज क्या होगा, संक्रमित बीज को जब भी अपन अंकुरित करेंगे, उस बीज को बुआई के लिए अंकुरित किया, अंकुरित करने के बाद में उसमें जो माइसिलियम घृंची कवक जाल था, वो कवक जाल क्या करेगा, खुद की ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद में वो क्या कर देगा, प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा। प्लांट को इन्फेक्टेड करने के बाद में क्या कर देगा, वो वही प्रोसेस बनी रहेगी। प्लांट को इन्फेक्टेड करने के बाद में वही हार्वेस्टिंग हो जाएगी, वही वापस इन्फेक्टेड फीड आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की और। आगे अपना नेक्स्ट बीमारी है, क्या है, करनाल बंट। करनाल बंट ये है गेहूं का कैंसर। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, गेहूं का कैंसर भी बोलते हैं। ये क्या है, कवक जनित बीमारी है। क्या है, कवक जनित बीमारी है। किसके द्वारा फैलती है, नेवोसिया इंडिका के द्वारा। किसके द्वारा फैलती है दोस्तों, नेवोसिया इंडिका के द्वारा फैलती है। इसके बाद में सिम्पटम क्या दिखाई देते हैं, क्या है, करनाल बंट के सिम्पटम। जो गेहूं की बाली है वो कुछ दानों को संक्रमित कर देती है। गेहूं की पूरी बाली संक्रमित नहीं होती है, गेहूं की बाली में कुछ दाने ही क्या होते हैं, उसके से करनाल बंट में क्या होते हैं, गेहूं के दाने ही। जैसे समझिए इसको क्या बोलते हैं, गेहूं का कैंसर रोग बोलते हैं। जिससे किसी के शरीर में क्या है, कैंसर है, तो कैंसर एक पार्ट में होती है, ना कि पूरे शरीर में होती है। क्या होती है, एक पार्ट में होती है, ना कि पूरे शरीर में होती है। तो ऐसे ही क्या है, एक बाली में कुछ दाने क्या होते हैं, करनाल बंट रोग से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। दानों में क्या हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। चूर्ण होने के बाद में कुछ वो दाने होते हैं संक्रमित, उनमें चूर्ण भर जाएगा। चूर्ण भरने के बाद में जब हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग के टाइम क्या हो जाएगा, वो चूर्ण है पूरे खेत में फैल जाएगा। फैलने के बाद में वो क्या हो जाएगा, दानों पर भी आ जाएगा, तो सीड भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और जो फील्ड है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब करनाल बंट की मुख्य विशेषता है कि खेत में सड़ी मछली की गंध आती है। मतलब जो करनाल बंट के जो रोग है, तो वहां पर उस खेत में किसकी गंध आएगी, सड़ी हुई मछली की गंध आएगी। इसके बाद में है मोनोसाइक्लिक डिजीज। ये क्या है, मोनोसाइक्लिक। इससे पहले अपन देख लेते हैं इसका डायग्राम। देखिए कुछ दाने क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे और काला चूर्ण वगैरह इनमें बन जाएगा। ऐसे दानों को क्या बोलते हैं, करनाल बंट से प्रभावित होते हैं ऐसे दाने। अब देखिए दोस्तों, इसकी डिजीज साइकिल देख लेते हैं। डिजीज साइकिल में मैंने बताया था कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, मोनोसाइक्लिक या एक चक्रीय डिजीज है। अब इसमें जो माइसिलियम या स्पोर है, क्या है, माइसिलियम या स्पोर है, सोइल या सीड में उपस्थित होते हैं। सोइल या सीड में उपस्थित होंगे तो इस डिजीज को क्या बोलेंगे, सोइल बोर्न, मतलब मरदोड और बिजोड रोग, मतलब सोइल बोर्न डिजीज और सीड बोर्न डिजीज। इसके बाद में है, जैसे ही गेहूं की माइसिलियम या स्पोर किस पे बने रहेंगे, सोइल और सीड पर बने रहेंगे। सोइल सीड पर उत्तरजीविता बनी रहेगी। उनकी उत्तरजीविता बढ़ने के बाद में जैसे ही गेहूं की बुआई करेंगे, तो स्पोर क्या हो जाएंगे, स्पोर अनुकूल वातावरण में क्या करेंगे, अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित होने के बाद में जैसे ही पौधा ग्रोथ करेगा, उस पर क्या कर देगा, संक्रमण फैला देगा। तो इसका लाइफ साइकिल भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, माइसिलियम या स्पोर के द्वारा उत्तरजीविता बनी रहती है। कहां पर बनी रहती है, सोइल या सीड में बनी रहती है। सोइल या सीड में बन रही है। अब इसके बाद में क्या है, इसमें गेहूं की बुआई करते हैं। जैसे ही गेहूं की बुआई की, स्पोर क्या हो जाएंगे, स्पोर को अनुकूल वातावरण मिलते ही, नमी वगैरह मिलते ही उनका अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण होने के बाद में वो प्लांट में क्या कर देंगे, इन्फेक्टेड कर देंगे। आई होप आप चक्कर बना लोगे। इसके बाद में है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू कवक जनित बीमारी है। किस जनित बीमारी है, कवक जनित। इन सभी का मैनेजमेंट में बता रहा हूँ। कवक जनित है, वायरस जनित है, किस जनित है,
तो लगभग बीमारियां किस जनित है, कवक जनित है, तो उनकी मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इसके बाद में है पैथोजन, जो पाउडरी मिल्ड्यू है, अभी अपन ने बात की थी पाउडरी मिल्ड्यू, ऊपरी सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाउडर जैसी संरचना, व्हाइट कवकीय वर्दी, कपासी कवकीय वर्दी। अब इसके लक्षण वहां से भी देख लेना और यहाँ पर भी देख लेना। एरिसाइफी ग्रेमिनिस ट्रीटिसाई क्या है, गेहूं के जो पाउडरी मिल्ड्यू है, इसका रोगजनक क्या है, इसका है एरिसाइपी ग्रेमिनिस वेराइटी ट्रीटिसाई। अब दोस्तों इसमें क्या है, सिम्पटम क्या है, इसके जो लक्षण है वो प्रारंभ में पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। जो पाउडरी मिल्ड्यू है प्रारंभ में पौधे की निचली सतह पर, धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है। जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है पहले तो पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देगा, इसके बाद में संपूर्ण पौधे पर दिखाई देगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की और इसके लक्षण भी देख लेंगे भी डायग्राम से। देखिए ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये डायग्राम है किसका, ये है पाउडरी मिल्ड्यू का। गेहूं में जो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी होती है उसके लक्षण देख सकते हो आप। डिजीज साइकिल आगे बात करेंगे पर इसके डिजीज साइकिल क्या है दोस्तों, देखिए ये क्या है, सोइल बोर्न डिजीज है। अब आपके कंफ्यूजन ये रहता है सोइल बोर्न डिजीज क्या है, जो सीड बोर्न डिजीज क्या है। जिसका जैसे मान लो पाउडरी मिल्ड्यू है, अब पाउडरी मिल्ड्यू का जो बी जो स्पोर है वो अगर सोइल पर बनकर वापस संक्रमण करते हैं तो सोइल बॉर्न डिजीज, अगर वो सीड पर बने रहते हैं तो सीड बॉर्न डिजीज। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसका जो पाउडरी मिल्ड्यू का जो लाइफ साइकिल है इसको देखते हैं दोस्तों। जो पाउडरी मिल्ड्यू का लाइफ साइकिल है इसमें 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, सर्वाइवल मतलब उत्तरजीविता, उत्तरजीविता। दूसरी क्या है, प्राइमरी इन्फेक्शन, प्रारंभिक क्या करेगा, संक्रमण करेगा। इसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी। दोस्तों जो डिजीज है उसका जो लाइफ साइकिल है, एक तो आप कॉमन इस तरह भी कर सकते हो, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू का मैंने करवा दिया अभी डिजीज साइकिल। तो जो भी जिस भी बीमारी, जिस भी क्रॉप की पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी है उसमें आप कॉमन लिख सकते हो, कॉमन बना सकते हो लाइफ साइकिल। अब इसकी जो सर्वाइवल है, उत्तरजीविता है, कहाँ पर बनी रहती है, सोइल में बनी रहती है। किसके द्वारा बनी रहती है, कोनेडिया के द्वारा। किसके द्वारा, कोनेडिया के द्वारा। जैसे ही इसको इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, किसके द्वारा होगा, ये होगा माइसीलियम के द्वारा। किसके द्वारा होगा, माइसीलियम के द्वारा होगा। इसके बाद में माइसीलियम जैसे ही क्या होंगे, अंकुरित होंगे, क्या बढ़ जाएंगे, कोनेडिया। कोनेडिया के द्वारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं उनका क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है नमी की मात्रा, O2, टेम्परेचर, ये सभी क्या आती है, इसकी फेवरेबल कंडीशन में आती है कि नमी अधिक हो तो। अलग अलग रोगों की अलग अलग होती है, आपको ओनली फेवरेबल कंडीशन लिखनी है। कोई नमी अधिक नमी में होता है, कोई कम नमी में होता है। अब इसके बाद में अपन ने लाइफ साइकिल की बात कर ली, इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे लास्ट बीमारी है गेहूं की, ईयर कोकल एंड टुंडू रोग। क्या है, ईयर कोकल एंड टुंडू रोग। ईयर कोकल और जो टुंडू रोग होता है ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, निमेटोड जनित। निमेटोड जनित मैंने बता दिए थे, मैनेजमेंट भी इसका बता दिया था। ईयर कोकल और टुंडू रोग किसके द्वारा फैलता है, निमेटोड जनित। दोस्तों इसको ध्यान से समझिए, इसके पैथोजन में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, ईयर कोकल और जो टुंडू रोग होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका पहले तो ईयर कोकल का आप क्या देख लीजिए, इसका देख लीजिए पैथोजन देख लीजिए। एंग्यूना टीटीसाई क्या है, एंग्यूना टीटीसाई, हिंदी में भी आप लिख सकते हो। टुंडू डिजीज का क्या होता है, एंग्यूना टीटीसाई प्लस कलेवीबैक्टर टीटीसाई। ये किसके द्वारा होता है, ये तो है, एक मिनट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, एंग्यूना जो टीटीसाई है ये तो क्या है, निमेटोड, ये तो निमेटोड है। और जो कलेवीबैक्टर है ये क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। तो दोस्तों जो टुंडू डिजीज होती है वो टुंडू डिजीज कब बोलते हैं, ईयर कोकल डिजीज, इसको टुंडू डिजीज कब बोलते हैं, जब इसमें निमेटोड का संक्रमण के साथ साथ बैक्टीरिया का भी संक्रमण हो तो इसको क्या बोलते हैं, टुंडू डिजीज बोलते हैं। किसके द्वारा, बैक्टीरिया प्लस निमेटोड दोनों के द्वारा होती है। और ईयर कोकल एंग्यूना टीटीसाई के द्वारा होती है। अब
और इसमें जो टुंडू डिजीज इसको कब बोलेंगे, जब इन दोनों के द्वारा होगी, बैक्टीरिया के द्वारा भी और निमेटोड के द्वारा भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में है इसके सिम्टम। सिम्टम क्या होते हैं, निमेटोड के साथ जो बैक्टीरिया जब आक्रमण करता है तो उसको बोलते हैं टुंडू डिजीज। अगर अकेला करेगा तो उसको बोलते हैं ईयर कोकल। जो निमेटोड अकेला करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ईयर कोकल। अब इसके बाद में है लक्षण। लक्षण में क्या होता है, जो पौध अवस्था होती है, पौध अवस्था में पत्तियां क्या हो जाती है, ऐंठी हुई और मुड़ी हुई हो जाती है, सही। और दाने की जगह कठोर काले रंग की पीटिकाएं बन जाती है। क्या बन जाएगी, दाने की जगह कठोर काले रंग की पीटिकाएं बन जाएगी। रोग उग्र अवस्था में, जो जब रोग की उग्र अवस्था होती है तो क्या हो जाता है, पौधे की मृत्यु हो जाती है। पौधे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आपको डिजीज साइकिल सभी बीमारियों का नहीं पढ़ना है, बहुत सारी डिजीज में तो इतना ही है कि सॉइल बॉर्न है, सीड बॉर्न है, इतनी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और सभी डिजीज का अपने को डिजीज साइकिल पूछता भी नहीं है, मेन मेन बीमारियों का पूछता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, इसके डायग्राम से समझिए। मैंने बताया था कि दाने की जगह क्या बन जाएगी, अलग ही संरचना बन जाएगी, और जो ऊपर से बालियां हैं वो क्या हो जाएगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं इसकी डिजीज साइकिल की। और डिजीज साइकिल, इसके जो ग्रेन है, ग्रेन में क्या बनी रहती है, उत्तरजीविता बनी रहती है। पिट्टिका जैसा काला चूर्ण, मैंने बताया कि काला चूर्ण वगैरह बना रहता है। और जो पत्तियां मुड़ी, सॉरी पत्तियां और जो बालियां होती है वो मुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही वो क्या करेंगे, वो ग्रेन मर्दा में आएंगे, दोबारा से सीड सोविंग के लिए मर्दा में आएंगे। मर्दा के बाद में उसको नमी मिलेगी, नमी के बाद में वो क्या होंगे, अंकुरित होंगे। जैसे ही अंकुरित होंगे तो क्या होंगे, जो सूत्रकृमि है वो नवजात लार्वा पैदा कर देंगे। जो सूत्रकृमि थे वो क्या कर देंगे, नवजात लार्वा। ये पौधों में क्या करेंगे, प्रवेश कर देंगे। पौधों में प्रवेश करने के बाद में पोषण लेके मृदा से क्या करेंगे, अंडे उत्पन्न कर देंगे। अंडे उत्पन्न करने के बाद में क्या होगा, पौधा संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित होने के बाद में जैसे ही हार्वेस्ट होगी, हार्वेस्ट के बाद में बालियों से दाना निकालेंगे, दानों में पिट्टिकाएं रहेंगी, पिट्टिकाएं से क्या करेंगे, जैसे बुआई करेंगे वापस मर्दा में आ जाएगा। आई होप आपको डिजीज साइकिल भी समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की और आगे है अपना बारले। अब किसके रोग पड़ेंगे, अपन जौ के रोग पड़ेंगे। किसके रोग पड़ेंगे दोस्तों, जौ के रोग पड़ेंगे। जौ में क्या है, पहली है स्ट्राइप डिजीज ऑफ बारले। अब इसका क्या है, कवक जनित। क्या है, कवक जनित। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इस पीडीएफ के लिए मैसेज करेंगे, कमेंट में मैसेज करेंगे और जगह मैसेज करेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं, मैं एंड में या शुरू में आपको मोबाइल नंबर दे देता हूं, उसमें बोलता हूं कि आपको व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर देना है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आप पूरी क्लास तो लेते नहीं हो, स्किप कर करके क्लास लेते हो, उसके बाद में कहीं और मैसेज करोगे, कमेंट में मैसेज करोगे। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को मोबाइल नंबर पे मैसेज करना है। मोबाइल नंबर एक बार मैं बीच में दे देता हूँ, एक बार लास्ट में दे दूंगा, 8690596638। इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज आपको कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में है बारले। बारले में स्ट्राइप डिजीज ऑफ बारले, कवक जनित। अब इसमें दोस्तों क्या है, इसमें पैथोजन है। पैथोजन क्या है बारले का, बारले का पैथोजन है ड्रेक्सलेरा ग्रेमिनिया। पहला तो क्या है, जो स्ट्राइप डिजीज होती है इसका पहला क्या है, पहला दो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। एक तो ड्रेक्सलेरा ग्रेमिनिया के द्वारा, एक हेलिमिंथोस्पोरियम ग्रेमेनियम। एक किसके द्वारा, हेलिमिंथोस्पोरियम ग्रेमेनियम, एक ड्रेक्सलेरा ग्रेमिनिया। ये दोनों सेम ही क्या होते हैं, गण होते हैं। तो किसी ने अगर हेलिमिंथोस्पोरियम पढ़ लिया तो ये पढ़ लेना, या ड्रेक्सलेरा पढ़ा हो तो ड्रेक्सलेरा पढ़ लेना। इसके बाद में चलते हैं सिम्टम की और पत्तियों पर क्या हो जाएगी, स्ट्राइप से आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्राइप पत्तियों पे क्या हो जाएगी, धारियां बढ़ जाएगी। धारियां बढ़ने के बाद में प्रारंभ में धब्बे बनते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे धारियों में चेंज हो जाएंगे। धीरे धीरे पहले कुछ पार्ट पर होंगे, कुछ पौधे के पार्ट पर होंगे, उसके बाद में संपूर्ण पादप पर ये हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएगा संपूर्ण पादप। इसके बाद में इसकी डिजीज साइकिल में मैं बता दूं, ये मोनोसाइक्लिक डिजीज है। क्या है, एक चक्रीय रोग। क्या है, एक चक्रीय डिजीज सॉइल और सीड बॉर्न के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, सॉइल और सीड बॉर्न के द्वारा। उत्तरजीविता किसमें बनी रहती है, सॉइल और सीड में। किसमें, सॉइल और सीड में। और
जो माइसीलियम है, माइसीलियम के द्वारा क्या बनी रहती है, उत्तरजीविता बनी रहती है। क्या, उत्तरजीविता बनी रहती है। इसके बाद में माइसीलियम जैसे ही अंकुरित होगा, जैसे ही मर्दा में आएगा तो अंकुरित होगा, कोनेडिया पैदा करेगा, कोनेडिया पैदा करते ही प्लांट में क्या होगा, प्लांट इन्फेक्टेड होगा। प्लांट इन्फेक्टेड होगा तो जैसे ही हवा चलेगी, हवा चलने के बाद में पूरे फार्म में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, संपूर्ण पादपों पर फैल जाएगा और वापस हार्वेस्टिंग करेंगे तो कहाँ पर, सोइल और सीड पर बना रहेगा। आई आपको डिजीज का साइकिल समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, इसका डायग्राम देख लेते हैं। स्ट्राइप, स्ट्राइप में देखो मैंने बताया था धारियां क्या बनती है, धारियां बन जाती है। इसका रंग भी देख लेना, पीला भूरा रंग होता है इसका धारियों का। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों कवर्ड स्मट। क्या है, कवर्ड स्मट रोग। कवर्ड स्मट रोग में क्या होता है दोस्तों, कवर्ड स्मट कवक जनित बीमारी। कवर्ड स्मट क्या है, कवक जनित बीमारी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका पैथोजन होता है अस्टिलेगोहोर्डाई। क्या है, अस्टिलेगोहोर्डाई के द्वारा क्या होता है, कवर्ड स्मट रोग। क्या होता है, कवर्ड स्मट रोग होता है किसके द्वारा, अस्टिलेगोहोर्डर के द्वारा। इसके द्वारा जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या है, ये जो कवर्ड स्मट होता है ये किस पर होता है, बालियों पर। अभी मैंने शुरू में स्मट रोग के जो कॉमन लक्षण थे वो भी बताए थे। इसके बाद में है बालियों पर। जो कवर्ड स्मट है बालियों पर दिखाई देता है। दानों के स्थान पर काले रंग के क्या होते हैं, खटोर स्पोर पाए जाते हैं। जो दाना तो बनता नहीं है वहां पर क्या बनेंगे, काले रंग के खटोर स्पोर बन जाएंगे। ये मैंने पहले भी बता दिया। स्मट डिजीज के लक्षण झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं। किसके द्वारा, झिल्ली के द्वारा। जो काले रंग के जो स्पोर होते हैं दाने की जगह बनते हैं वो झिल्ली के द्वारा ढके रहते हैं। जैसे ही हवा चलेगी झिल्ली टूट जाएगी, झिल्ली टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, संपूर्ण खेत में फैल जाएगा। बाली दूर से क्या दिखाई देती है, ब्लैक दिखाई देती है। ये क्या है, मोनोसाइक्लिक डिजीज है। क्या है, इसके लक्षण डायग्राम से आगे समझेंगे। मोनोसाइक्लिक डिजीज है। मोनोसाइक्लिक डिजीज है, सीड बॉर्न के द्वारा होती है। किसके द्वारा, सीड बॉर्न के द्वारा। कौन से बीजाणु के द्वारा सर्वाइवल होती है, टेलियो बीजाणु के द्वारा। सीड बॉर्न डिजीज है। प्राइमरी इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, द्विकेंद्रित कवक तंतु के द्वारा। किसके द्वारा, द्विकेंद्रित कवक तंतु के द्वारा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या होगा, प्लांट को इन्फेक्टेड कर देगा। क्या कर देगा, प्लांट को इन्फेक्टेड कर देगा। इसके बाद में चलते हैं, देखिए दोस्तों इसमें डिजीज के लक्षण, जो दाने बनते हैं वहां पर काले रंग के क्या दिखाई देंगे, स्पोर कठोर दाने के रूप में दिखाई देंगे। झिल्ली रहेगी, झिल्ली हवा में टूट जाएगी, पूरे खेत में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और दूर से देखने पर काली दिखाई देगी वो जो बाली है वो। अब इसके बाद में है दोस्तों मोलिया डिजीज। क्या है, मोलिया डिजीज। जो मोलिया डिजीज है ये किसके द्वारा फैलती है दोस्तों, ये बारले में फैलती है हेट्रोडेरा एवेनी के द्वारा। हेट्रोडेरा एवेनी क्या है, निमेटोड। निमेटोड के द्वारा है। निमेटोड के मैंने क्या बताए थे, निमेटोड के मैंने बता दिए थे, मैनेजमेंट वगैरह। अब इसके बाद में है सिम्टम। सिम्टम देखिए दोस्तों, ये जो हेट्रोडेरा एवेनी है ये 1 से 2 मंथ के बाद में बुआई होगी। जैसे ही बुआई होगी उसके 1 से 2 महीने बाद में क्या दिखाई देंगे, मोलिया डिजीज के लक्षण दिखाई देंगे। पौधे क्या होंगे, बोने रहेंगे। जो निमेटोड के द्वारा जो भी बीमारी होती है उसमें पौधे तो बौने रहते ही हैं और कमजोर रहते हैं और उनकी जड़ होती है उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पौधे पीले रंग के हो जाएंगे, पौधे कमजोर हो जाएंगे। और क्या है, ये सॉइल बॉर्न डिजीज है। सॉइल, जो निमेटोड से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो लगभग इसकी पाई जाएगी, सॉइल बॉर्न डिजीज। जड़ें क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। निमेटोड के द्वारा अपन ने जो लाइफ साइकिल पढ़ा था वो पहले पढ़ लिया अभी। तो निमेटोड के द्वारा दो भी बीमारियां होती है उनका जो लाइफ साइकिल है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों सुगर केन की रेड रोट। क्या है, सुगर केन की बीमारी है रेड रोट। किसके द्वारा फैलती है, कवक जनित, कवक के द्वारा फैलती है। कौन से के द्वारा, कोलेटोट्रेकम फेलकेटम। किसके द्वारा, कोलेटोट्रेकम फेलकेटम के द्वारा क्या फैलती है, जो रेड रोड डिजीज है ये फैलती है। इसके बाद में है लक्षण। लक्षण क्या दिखाई देते हैं, पत्तियों पर रेड कलर के स्पॉट दिखाई देंगे।
जो रेड रोड डिजीज है, इसमें क्या दिखाएंगे, जो पत्तियां होंगी पत्तियों पर क्या दिखाई देंगे, रेड कलर के क्या दिखाई देंगे, स्पॉट दिखाई देंगे। तो वादियों में, बाद में पहले तो स्पॉट दिखाई देंगे पत्तियों पर, इसके बाद में किस में चेंज हो जाएंगे, धारियों में चेंज हो जाएंगे। धारियां बन जाएगी रेड कलर की, क्या बन जाएगी, धारियां। ये पहले तो पत्तियों पर होता है, फिर तने पर भी क्या हो जाएगी, धारियां बन जाएगी और रेड कलर के स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। रोगी पौधे से किसकी गंध आती है, रोगी पौधे से गंध आती है, किसके कारण आती है, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, सुक्रोज में। सुक्रोज किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में। तो एल्कोहल के कारण किस रोगी पौधे में क्या आती है, गंध आती है। रेड रोट आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों इसके डिजीज साइकिल की ओर। डिजीज साइकिल में क्या होता है, पहले प्राइमरी इन्फेक्शन, पहले क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन किसके द्वारा होगा, माइसीलियम के द्वारा। किसके द्वारा होगा, माइसीलियम। मतलब उत्तरजीविता किसके द्वारा बनी रहती है, कवक जाल के द्वारा। किसके द्वारा, कवक जाल के द्वारा। कवक जाल, जैसे भी कवक जनित बीमारियां हैं उसमें लगभग क्या है, माइसीलियम के द्वारा ही बनी रहती है। इसके बाद में ये क्या है, सोइल बोर्न डिजीज। क्या है, सोइल बोर्न डिजीज। सोइल में जो कोनेडिया है, कोनेडिया प्लांट में आते ही क्या हो जाएंगे, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलते ही क्या हो जाएंगे, अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण के बाद में क्या हो जाएगा, उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंडरी इन्फेक्शन के बारे में देखते हैं कि प्राइमरी में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उसके बाद में जो कोनेडिया होते हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, हेल्थी प्लांट्स में। किसमें, हेल्थी प्लांट्स में। इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। संपूर्ण खेत में किसके द्वारा फैलते हैं, संपूर्ण खेत में फैलते हैं किसके द्वारा, विंड और वाटर के द्वारा। किसके द्वारा फैलते हैं दोस्तों, विंड और वाटर के द्वारा। इसके बाद में है दोस्तों व्हीप स्मट ऑफ सुगरकेन। क्या है, व्हीप स्मट ऑफ सुगरकेन। देखिए दोस्तों इसका जो पैथोजन है वो क्या है, अस्टिलेगो स्काइटेमिया। क्या है, अस्टिलेगो स्काइटेमिया। अगर किसी को इंग्लिश में नहीं आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो वो हिंदी में लिख सकता है। क्या है, अस्टिलेगो स्काइटेमिया। ये किसके द्वारा फैलता है, कवक जनित फंगस के द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या है, बुआई के 5 से 6 माह बाद में। मैनेजमेंट कवक जनित का अलग करना है, निमेटोड का अलग करना है, मैंने सभी का बता दिया था। अब इसके बाद में चलते हैं लक्षण की ओर। लक्षण में क्या है, 5 से 6 महीने बाद में, 5 से 6 महीने बाद में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ऊपरी पत्तियां क्या होती है, वही स्मट ऑफ सुगरकेन में। जैसे स्मट के अपन ने लक्षण देख लिए थे, पत्तियां क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ऊपरी भाग का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता, वही मतलब ऊपर का वाला भाग क्या हो जाएंगे, पत्तियां मुड़ जाएगी और पौधे का ऊपरी भाग है उसका विकास नहीं हो पाएगा। मुड़े हुए भाग पर ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर किसका लक्षण है, स्मट डिजीज का ब्लैक पाउडर लक्षण है। तो ब्लैक, जहां भी स्मट आ जाए तो ब्लैक पाउडर आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों डिजीज साइकिल की ओर। डिजीज साइकिल कैसे बनती है, देखिए दोस्तों डिजीज साइकिल में क्या होते हैं, टीलियो स्पोर होते हैं। टीलियो स्पोर के द्वारा उत्तरजीविता बनी रहेगी और मर्दा में क्या रहते हैं, 10 वर्ष तक। कवक जनित बीमारियों का वैसे डिजीज साइकिल मैंने लिखा दिया है, मोनोसाइक्लिक का और पॉलीसाइक्लिक का सभी का लिखा दिया है। उत्तरजीविता टीलियो स्पोर के द्वारा होती है 10 वर्ष तक। ये जो वही स्मट का जो कवक है अस्टिलेकोस्काइटेमिया, ये 10 वर्ष तक बना रहता है, मर्दा में 10 वर्ष तक बना रहता है। तो अगर ये वही पिस्मट के लक्षण शुगर केन में दिखाई दे तो 10 साल का क्या बनाएंगे, क्रॉप रोटेशन या कोई केमिकल के द्वारा कंट्रोल करेंगे। ये किसके द्वारा फैलती है, वाटर और एयर के द्वारा। किसके द्वारा, वाटर और एयर के द्वारा फैलती है। डिजीज साइकिल आप बना सकते हो। अब इसके बाद में है ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन। ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन किसके द्वारा फैलता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रासी सूट ऑफ फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा से जनित जो भी बीमारियां होती है उनका जो पौधा है झाड़ी नुमा हो जाता है। किस नुमा हो जाता है, झाड़ी नुमा हो जाता है। देखिए दोस्तों ये किसके द्वारा फैलता है, पैथोजन है इसमें फाइटोप्लाज्मा। सिम्टम क्या है, बुआई के 2 से 3 मंथ बाद में फैलता है। पौधे घास की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह दिखाई देते हैं, पौधे घास की तरह दिखाई देते हैं। गुच्छे टाइप में दिखाई देते हैं। किस टाइप में दिखाई देंगे, गुच्छे टाइप में दिखाई देंगे। पत्तियों पर क्या हो जाएगी, धारियां दिखाई देगी। पत्तियों पर धारियां दिखाई देगी, पौधा झाड़ी नुमा हो जाएगा और गुच्छे टाइप में दिखाई देगा। ऊपरी भाग का सही प्रकार से विकास नहीं हो पाएगा, गुच्छे नुमा हो जाएगा। पत्तियों पर क्या बन जाएगी, धारियां बन जाएगी। पौधा क्या हो जाएगा, झाड़ी नुमा हो जाएगा। अब इसके बाद में है
2 से 3 मंथ में बाद में। अब इसके जो डिजीज साइकिल है फाइटोप्लाज्मा का, मैंने जो डिजीज साइकिल है ये किसके द्वारा होती है? सॉइल बोर्न के द्वारा। किसके द्वारा? सॉइल बोर्न के द्वारा होती है। इसके जो उत्तरजीविता बनी रहती है किस में बनी रहती है? सॉइल में बनी रहती है। डिजीज साइकिल कैसे बनाओगे? डिजीज साइकिल बनाओगे उत्तरजीविता। उत्तरजीविता जैसे ही पौधे को अनुकूल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो किसमें? प्राइमरी इन्फेक्शन कर देगा, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी कर देगा, सेकेंडरी के बाद में जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी संपूर्ण खेत में फैला देगा। इसके बाद में जैसे ही कटाई होगी वापस सॉइल में आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? सॉइल सॉरी डिजीज साइकिल बन जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये काली काली क्या है? मुड़ी हुई पत्तियां हैं और पौधा किसके समान दिखाई दे रहा है? घास के समान दिखाई दे रहा है। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। रेटून स्टंटिंग क्या है? रेटून स्टंटिंग किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु जनित बीमारी है। क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। रेटून स्टंटिंग किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा जो भी रोग फैलते हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो मैंने करवा दिया है। पैथोजन क्या है? पैथोजन है क्लेवी बैक्टर। क्या है दोस्तों? क्लेवी बैक्टर। इसका जो लक्षण है डंठल की वृद्धि, ओनली इसमें डंठल की वृद्धि होती है। टिलर्स इसमें कम फूटते हैं। जो गन्ने का ये बीमारी है रेटून स्टंटिंग, इसमें क्या होता है दोस्तों? डंठल की वृद्धि अधिक होगी और ओनली डंठल की वृद्धि होगी, टिलर्स वगैरह कम बनेंगे। और ये किसके द्वारा फैलती है? क्लेवी बैक्टर इसके जीवाणु के द्वारा। अब इसके बाद में चलते हैं पॉक बॉइंग। क्या बीमारी है? गन्ने की है पॉक बॉइंग। इसमें क्या है? ये कवक जनित बीमारी है। फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म क्या है? फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म के द्वारा फैलती है, कवक जनित बीमारी है। क्या है? कवक जनित बीमारी है पॉक बॉन्ग। और किसके द्वारा फैलती है? फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। एयरबोर्न डिजीज है, हवा के द्वारा फैलती है। हवा में इसके क्या बने रहते हैं? जो कोनेडिया वगैरह है वो किस में बने रहते हैं? एयर में बने रहते हैं। जैसे ही अनुकूल अवस्था मिलती है पौधे पर सहारा मिलता है उस टाइम वो आ जाता है और अपना संक्रमण फैला देता है। इसके लक्षण दोस्तों 3 स्टेज में दिखाई देते हैं। जो गन्ने की डिजीज है पॉकमॉन्ग, इसके 3 स्टेज में क्या दिखाई देंगे? लक्षण दिखाई देंगे। पहला है क्लोरोटिक फेज। पहला क्या है दोस्तों? क्लोरोटिक फेज। क्लोरोटिक फेज ये किस अवस्था में फैलता है? पौध अवस्था में, नर्सरी अवस्था में फैलता है। इसके बाद में है पत्तियां क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। पौधे का रंग क्या हो जाएगा? हल्का हरा। क्या हो जाएगा? हल्का हरा। इसके बाद में है टॉप रॉट फेज। टॉप रॉट फेज यंग प्लांट्स में होती है। ऊपरी भाग क्या हो जाएगा? मर्त हो जाएगा। ऊपरी भाग होता है वो क्या हो जाएगा? टॉप रॉट। मतलब रोट का मतलब क्या होता है? गलन। मतलब ऊपरी भाग में क्या हो जाएगी? गलन पैदा हो जाएगी, ऊपरी भाग गल जाएगा। इसके बाद में है नाइफ कट फेज। क्या है दोस्तों? नाइफ कट फेज। नाइफ कट फेज में है ऊपरी भाग चाकू द्वारा लगाए गए कट के समान। ऊपरी भाग किस समान हो जाएगा? जैसे कि अपन ने कोई चाकू से कट लगा दिया उसके समान क्या हो जाएगा? ऊपरी भाग हो जाएगा। किसका? गन्ने का। तो इस फेज को क्या बोलते हैं? नाइफ कट फेज। जो अपनी पॉक बंग ये अपने एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो ये 3 स्टेज में क्लोरोटिक फेज, टॉप रॉट फेज और नाइफ। जो क्लोरोटिक है पौध अवस्था में फैलता है, पत्तियां वगैरह मुड़ जाती है। टॉप रॉट में ऊपर का जो भाग होता है वो गलन पैदा हो जाती है। उसके बाद में नाइफ कट फेज मतलब चाकू से कटा हुआ दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, पहला है क्लोरोटिक फेज। ऊपर की क्या है? पत्तियां वगैरह मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्तियां वगैरह मुड़ जाएगी। इसके बाद में है टॉप रॉट फेज। टॉप रॉट फेज ऊपर का जो भाग है वो क्या हो जाएगा? गलने लग जाएगा। नाइफ कट फेज मतलब चाकू से कटा हुआ कट दिखाई देगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। मस्टर्ड किसके पढ़ने हैं? मस्टर्ड के रोग पढ़ने हैं। मस्टर्ड के क्या है? पहला है अल्टरनेरिया ब्लाइट। ब्लाइट के मैंने लक्षण आपको बता दिए थे शुरू में ही। जुलसा रोग क्या हो जाता है? जुलसा। कवक जनित बीमारी है। किसके जनित बीमारी है? कवक जनित बीमारी है। जो पैथोजन होता है वो क्या है? अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। पहला क्या है? अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। दूसरा क्या है? अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। क्या है? अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? मस्टर्ड में गहरे धब्बे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? गहरे धब्बे हो जाते हैं। इसके बाद में है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होता है? बीजोड और मरदोड रोग। ये जो मस्टर्ड का जो अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग है ये क्या है?
बीजोड़ और मर्दोड रोग किसके द्वारा फैलता है? बीज और मर्दा के द्वारा। और कवक जनित बीमारियों का लाइफ साइकिल मैंने बहुत सारे बता भी दिए हैं पहले। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट किसकी? मस्टर्ड की। सफेद रोली रोग किसके द्वारा फैलता है? कवक जनित। ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा पहले जेट वगैरह में, या 12th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसमें भी दे रखा है ये। अब इसमें है पैथोजन, पैथोजन है एल्बुगो कैंडिडा। क्या है? एल्बुगो कैंडिडा। व्हाइट रस्ट सफेद रोली रोग, क्या होंगी इसके लक्षण? रोली वगैरह लग जाएगी, मतलब सफेद पाउडर के नुमा भाग दिखेगा पौधे का। ये दो प्रकार से दिखाई देते हैं, स्थानीय संक्रमण और सर्वांगी संक्रमण। स्थानीय और सर्वांगी में दोस्तों क्या होता है? इसमें होता है कि जो स्थानीय संक्रमण होता है, स्थानीय संक्रमण में तने और पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तने और पत्तियों पे क्या दिखाई देंगे? स्पॉट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? स्पॉट दिखाई देंगे। और जो सर्वांगी संक्रमण होता है इसमें संपूर्ण पादप कैसा हो जाता है? झाड़ी नुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है? झाड़ी नुमा हो जाता है। इसके बाद में इसकी डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल में क्या होगा? ये मर्दोड रोग है। क्या है दोस्तों? मर्दोड रोग, मतलब मर्दा के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके बाद में है इसकी उत्तरजीविता जो बनी रहती है वो किसी के द्वारा बनी रहती है? निषिक्तांड के द्वारा। जो व्हाइट रस्ट बीमारी है किसके द्वारा बनी रहती है? निषिक्तांड के द्वारा। इसके बाद में रोट मैंने बता ही दिया था आपको, रोट के लक्षण। इसमें देखिए बीमारी क्या है अपनी, बीमारी है स्क्लेरोटिया रोट, स्क्लेरोटिया रोट। इसमें क्या है दोस्तों? कवक जनित बीमारी है। क्या है? कवक जनित बीमारी है। इसमें है पैथोजन, पैथोजन क्या है? स्क्लेरोटनिया स्क्लेरोसियोरम। क्या है? स्क्लेरोटोनिया। और इसके बाद में है स्क्लेरोसियोरम। अब दोस्तों ये जो है ये किसके द्वारा फैलता है? ये पैथोजन कौन सा रोग फैलाता है? स्क्लेरोटिया रोट, कवक जनित बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सरसों की पत्तियां होती है वो गिरने लगती है और क्या हो जाती है? सूख जाती है। तने पर क्या होती है? सफेद रुई कवक जैसी क्या दिखाई देगी? वो कवक वर्दी दिखाई देगी। जो तना है तने पर क्या दिखाई देगी? सफेद रुई जैसी कवक वर्दी। और जो रोट रोग है इसके लक्षण मैंने पहले ही बता दिए थे। अब जो डिजीज साइकिल है किसका? इसका स्क्लेरोटिया रोट डिजीज का, इसका क्या है? सोइल बोर्न डिजीज। ये किसके द्वारा फैलती है? सोइल के द्वारा। उत्तरजीविता किसमें बनी रहती है? सोइल में। सोइल से प्राइमरी करेगा, प्राइमरी के सेकेंडरी करेगा, सेकेंडरी के बाद में फेवरेबल कंडीशन, और इसके बाद में वापस उत्तरजीविता में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये है स्थानीय संक्रमण किसका? यह सरसों के रोली का स्थानीय संक्रमण। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। इसके बाद में है इसका सर्वांगी संक्रमण। ये क्या है? ये वर्दी। ये क्या है? स्क्लेरोटिया रोट। क्या है? स्क्लेरोटिया रोट, कपासीय वर्दी दिखाई देती है। किसका है? स्क्लेरोटिया रोट, मस्टर्ड का। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। इसके बाद में है एस्कोकाइटा ब्लाइटा। क्या है दोस्तों? एस्कोकाइटा ब्लाइटा। क्या है? एक्सोकाइटा ब्लाइटा। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसका पैथोजन है एस्कोकाइटा रेबई। क्या है? एस्कोकाइटा रेबई। इसमें क्या होता है? इसके लक्षण किस पे दिखाई देते हैं? पौधे के सभी भागों पर। क्या है? पौधे के सभी भागों पर क्या दिखाई देंगे? इसके रोग लक्षण दिखाई देंगे। इसके बाद में है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में पहला क्या आ जाएगा? सर्वाइवल। क्या आ जाएगा? सर्वाइवल। जो अपनी बीमारी है क्या है? एस्कोकाइटा ब्लाइट। ब्लाइट के लक्षण वैसे पहले बता रखे हैं किसके द्वारा फैलती है? एस्कोकाइटा ब्लाइटा के द्वारा पौधे के सभी भागों पर क्या दिखाई देंगे? धब्बे दिखाई देंगे। इसके बाद में है डिजीज साइकिल एस्कोकाइटा ब्लाइटा की। इसके बाद में है इसका सर्वाइवल। सर्वाइवल पिक्नीडिया के रूप में बना रहता है। सर्वाइवल किसके रूप में रहता है? पिक्नीडिया के रूप में बना रहता है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो मर्त पादप अवशेष है, मर्त पादप अवशेष है और बीज है, मतलब पादप अवशेषों और किसमें? बीजों पर इसकी उत्तरजीविता बनी रहती है। किसके रूप में? पिक्नीडिया के रूप में। सर्वाइवल आपको समझ में आ गया। इसके बाद में है
प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या है दोस्तों, इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन बीजों में उपस्थित जो कवक जाल होता है और पिक्नीडिया होता है उसके द्वारा होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है दोस्तों, जो कवक जाल होता है और पिक्नीडिया होता है उसके द्वारा होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है दोस्तों, जैसे ये अंकुरण होंगे पिक्नीडिया और कवक जाल, इसके द्वारा क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। और इसके बाद में है फेवरेबल कंडीशन, क्या होती है इसकी, इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है अधिक नमी, क्या होती है, अधिक नमी। तो ये किसके हो गए, एस्कोकाइटा ब्लाइटा के डिजीज साइकिल हो गया। आई होप आपको समझ में होगा। इसके बाद में चलते हैं लेंटिल के रोग। किसके रोग है दोस्तों, लेंटिल का क्या रोग है दोस्तों, लेंटिल का रोग है कवक जनित। जो लेंटिल है वो क्या रोग है, कवक जनित। इसके बाद में चलते हैं पैथोजन। इसका पैथोजन क्या है दोस्तों, लेंटिल का पैथोजन है दोस्तों फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सी, जो विल्ट है मैंने बताया था, उगता रोग। उगता रोग किसके द्वारा होता है, कवक जनित होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। क्या कवक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। स्पीशीज क्या है, लेंटिल। क्या है, लेंटिल। और जो रोग है किसके द्वारा होता है, मरदोड रोग। क्या है, मरदोड रोग। जो विल्ट रोग है, विल्ट रोग के लक्षण क्या है, प्रकोप। इसका जो प्रकोप होता है विल्ट रोग का, 15 से 20 दिन बाद में, जो बुआई होगी उसके 15 से 20 दिन बाद में क्या होगा, इसका प्रकोप होगा। पत्तियां पीली पड़ जाएगी, पौधा सूख कर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, पौधा सूख कर मर जाएगा लेंटिल विल्ट में। इसके लक्षण पहले ही बताइए, जल भाग क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उगता रोग में क्या होता है, प्रकोप 15 से 20 दिन बाद में होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधा सूख कर क्या हो जाता है, मर जाता है, जड़ भाग नष्ट हो जाता है। विल्ट रोग आपको समझ में आएगा। इसके बाद में है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में क्या हो गया, ये क्या है, मरदोड रोग है। क्या है, मरदोड रोग है। इसके बाद में है कोरिएंडर, मतलब धनिया के रोग। धनिया के रोग क्या है, पहला है स्टेम गाल। क्या है, स्टेम गाल रोग। स्टेम गाल रोग में क्या होता है दोस्तों, इसका जो पैथोजन है ये क्या है, प्रोटोमाइकस मैक्रोस्पोरस। क्या है, प्रोटोमाइकस मैक्रोस्पोरस। इसके बाद में है लक्षण। लक्षण में क्या होता है, पत्तियों में गांठ जैसी सूजन हो जाती है, जड़ों में गांठें उत्पन्न हो जाती है। जड़ों में गांठें हो जाएगी, और जो पत्तियों में गांठ जैसी सूजन, पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहां पर गांठ जैसी सूजन हो जाएगी, और जड़ों में गांठ जैसी सूजन आ जाएगी। इसके पत्तियों में की कई प्लांट से देखा होगा आपने कि छोटी छोटी गांठों के रूप में संरचनाएं आ जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टेम गाल। अब इसके बाद में देखते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल, ये जो रोग है, ये रोग किसके द्वारा फैलता है, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा। कवक जनित बीमारी है। क्या है, कवक जनित बीमारी है, तो ये किसके द्वारा फैलेगी, स्टेम गाल। स्टेम गाल फैलेगी क्लेमाइडोस्पोर्स, मतलब किसके द्वारा उत्तरजीविता बनी रहती है, क्लेमाइडोस्पोर्स किसमें, सोइल में बनी रहती है। प्राइमरी संक्रमण होता है पहले, और प्राइमरी संक्रमण कब करेगा, ये करेगा जब कलाई जो क्लेमाइडोस्पोर्स है उनको अंकुरण अनुकूल वातावरण मिलेगा, अंकुरण होंगे। इसके बाद में ये क्या फैलाएंगे, प्राइमरी संक्रमण फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे दोस्तों, प्राइमरी संक्रमण फैलाएंगे। उत्तरजीविता किसके द्वारा बनी रहती है, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा। इसके बाद में चलते हैं फेनुग्रीक। जो पाउडरी मिल्ड्यू है, इसको तो मैंने पहले भी आपको समझा दिया है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसको आपको खुद को पढ़ना है। इसके बाद में चलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या है दोस्तों, जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू में अपने को देखना है सबसे पहले कि ये किस जनित बीमारी है। ये है अपनी कवक जनित बीमारी। किस जनित है, कवक जनित बीमारी। इसका जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा फैलता है, एरिसाइपी के द्वारा फैलता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। एरिसाइपी पोलीगोनी के द्वारा क्या फैलता है, फेनुग्रीक में पाउडरी मिल्ड्यू फैलता है। इसके बाद में है क्यूमीन। पाउडरी मिल्ड्यू को अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू का बाकी प्रोसेस, लक्षण वगैरह सब सेम होंगे। इसका पैथोजन देख लीजिए, एरिसाइपी पेलिगोनी। इसके बाद में है क्यूमीन। क्यूमीन विल्ट रोग भी अपन पढ़ चुके हैं पहले। विल्ट मतलब उगता, उगता के लक्षण वगैरह पढ़ लिए अपन ने, जीवन चक्र भी पढ़ लिया, लाइफ डिजीज साइकिल भी पढ़ लिया। अपने को पढ़ना क्या था, पैथोजन पढ़ना था, सिम्टम पढ़ने थे, और मैनेजमेंट पढ़ना था, और इसके सिम्टम वगैरह पढ़ने थे।
तो सबसे पहले पैथोजन, पैथोजन अपन सभी के पढ़ रहे हैं। सिम्टम अपन कई रोगों की कॉमन है, वो कॉमन एक बार तो शुरू में पढ़ लिए, उसके बाद में भी पढ़ लिए, तो वहाँ से लिखने हैं। और उसके बाद में है, ये हो गया डिजीज साइकिल। जो एक प्रकार की बीमारियां हैं उनमें लगभग में क्या होता है, सेम होता है। तो डिजीज साइकिल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में होगा। विल्ट रोग अपन पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, क्या होगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज के द्वारा फैलता है क्यूमीन में। क्या, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूमीन रहेगी इसमें। और इसमें क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू इरिसाइपी पोलिगोनी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, इरिसाइपी पोलिगोनी के द्वारा। अल्टरनेरिया ब्लाइट, ब्लाइट भी अपन पढ़ चुके हैं, अल्टरनेरिया ब्रुनसी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, क्यूमीन में अल्टरनेरिया ब्लाइट अल्टरनेरिया ब्रुनसी के द्वारा फैलता है। ये अपन ने सभी पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में है मैंगो, मैंगो में माल फॉर्मेशन बीमारी। क्या है, मैंगो में माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन में क्या होता है दोस्तों, माल फॉर्मेशन होता है कि पैथोजन, ये किसके द्वारा फैलती होती है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म मालफॉर्मेशन बीमारी होती है। ये अबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा भी फैलती है, जैसे तापमान वगैरह, अधिक नमी वगैरह, इनसे भी फैलती है मैंगो मालफॉर्मेशन। पर इसका जो पैथोजन है वो क्या है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। क्या है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। इसके लक्षण है वो 3 स्टेज में दिखाई देते हैं। पहला है बंची टॉप। बंची टॉप में क्या होती है, पत्तियां क्या होती है, गुच्छे में दिखाई देती है। बंची टॉप में पत्तियां किस में दिखाई देगी, गुच्छे में दिखाई देगी। इसके बाद में है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। किस, क्या है, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन में क्या होगा, कलिकाएं, जो कलिकाएं होती है वहां पर लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद में है फ्लोरल मालफॉर्मेशन में क्या होगा, जो पुष्पक्रम है वो प्रभावित होगा, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये लक्षण 3 स्टेज में, बंची टॉप स्टेज में मतलब गुच्छे में पत्तियां हो जाएगी, कलिकाएं प्रभावित होगी वेजिटेटिव में, और फ्लोरल में पुष्पक्रम प्रभावित होगा। अपन ने रीजन देख लिया था। इसके बाद में है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप बीमारी किसकी है, ब्लैक टिप बीमारी है मैंगो की। मैंगो की ब्लैक टिप बीमारी में क्या होता है दोस्तों, कॉजुअल ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, ये जो ब्लैक टिप बीमारी है, ये किसके द्वारा, ईंटों के भट्टे में आम का बाग लगाने से होती है। पहली किसके द्वारा होती है, ईंटों के भट्टे में आम का बाग लगाने से होती है। और SO2 और CO2 जो गैसें होती है, SO2 और जो CO2 गैसें होती है, इनके द्वारा होती है। इनके द्वारा क्या होती है, ब्लैक टिप होता है आम में, ब्लैक धब्बा होता है। क्या होता है, ब्लैक धब्बा होता है ईंटों के भट्टे में पास में लगाने से, और SO2 के कारण, CO2 के कारण। इनमें क्या हो जाता है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब उत्तक से, मतलब जिस भी भाग में ये ईंट के भट्टे होंगे और वहां पर बगीचे होंगे, तो इनकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों पर क्या होंगे, ब्लैक टिप दिखाई देंगे, उत्तक नष्ट हो जाएंगे। आरंभ में फल के किनारे में होते हैं और पीले धब्बे। आरंभ में जो फल होता है, फल के किनारे, ये फल पर फैलता है। ब्लैक टिप किस पर होता है, फल पर होता है। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, जो पीले धब्बे होते हैं पहले, तो उसके बाद में क्या हो जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं। और इससे क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। इसका मैनेजमेंट देखें तो दोस्तों, इसका मैनेजमेंट पहला तो क्या हो जाएगा कि जो बोरेक्स है उसका छिड़काव करें। किसका छिड़काव करें, जो बोरेक्स है उसका छिड़काव करें। और इसके बाद में है दोस्तों, ईंट के भट्टों से दूर रखें। क्या करें, ईंट के भट्टों से जो जो अपना बगीचा है उसको दूर लगाएं। और इसके बाद में है मैंगो प्लांट्स को ढकें। मतलब जो मैंगो प्लांट्स हैं उनको पतले कपड़े के द्वारा या आवरण के द्वारा ढकें। इसके बाद में है ग्रेप वाइन की डिजीज। क्या है दोस्तों, ग्रेप वाइन की डिजीज। ग्रेप वाइन की डिजीज कौन कौन सी है, पहली है डाउनी मिल्ड्यू। क्या है, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू अपन पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोफेरा विटिकोला। क्या है, प्लाज्मोफेरा विटिकोला। वैसे तो आपको किस, ये जो क्लास देखनी है ये 720 की क्वालिटी में देखें, इससे आसानी से दिखेगी, और जूम करके भी आप इसको देख सकते हो। और अब अगर आपको कुछ नहीं दिखे तो आप सुन लीजिए और पीडीएफ के लिए मैसेज कर दीजिए, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। ये जो डाउनी मिल्ड्यू है ये किसके द्वारा होता है, कवक जनित बीमारी है। क्या है, कवक जनित बीमारी है। इसमें क्या है, पत्तियों पर धारियां हो जाती है और पत्तियों पर क्या हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। वैसे डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण पहले भी मैंने पढ़ा रखे हैं शुरू में। इसके बाद में है दोस्तों डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल
उत्तरजीविता, इसकी उत्तरजीविता किसके द्वारा बनी रहेगी? इसकी उत्तरजीविता बनी रहेगी ओस्पोर के द्वारा। किसके द्वारा? ओस्पोर के द्वारा इसकी उत्तरजीविता बनी रहेगी। जैसे ही इसका जर्मिनेशन होगा, ओस्पोर का जर्मिनेशन होगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्राथमिक संक्रमण हो जाएगा। प्राथमिक संक्रमण होने के बाद में क्या हो जाएगा? प्राथमिक संक्रमण होने के बाद में जो कोनेडिया होंगे, कोनेडिया की कहाँ पर? हवा के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन करेंगे। और जैसे ही इनको क्या मिलेगी? जैसे इनको क्या मिलेगी? जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये संपूर्ण खेत में क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। इसके बाद में है एंथ्रेक्नोज, किसकी? ग्रेप वाइन की बीमारी। किसकी है? ग्रेप वाइन की बीमारी। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो एंथ्रेक्नोज बीमारी है, इसमें देखिए, इसमें ये क्या है? एंथ्रेक्नोज कवक जनित बीमारी है। और ये किसके द्वारा फैलती है? इल्सिनोई एम्पेलिना। किसके द्वारा? इल्सिनोई एम्पेलिना के द्वारा फैलती है। इसके लक्षण वायवीय भागों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर दिखाई देंगे एनियमिक स्पॉट। जो एंथ्रेक्नोज है, ये किस पर दिखाई देंगे? पत्तियों पर दिखाई देंगे, वायवीय भागों पर दिखाई देंगे, अनियमित धब्बे दिखाई देंगे। इसके बाद में है दोस्तों डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल, ये जो जीवित रहता है, ये किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोटिया के द्वारा। किसके द्वारा जीवित बना रहता है? ये स्क्लेरोटिया के द्वारा जीवित बना रहता है। इसके बाद में है सिट्रस। जो सिट्रस है दोस्तों, सिट्रस नींबू। क्या है? नींबू। सिट्रस का पहला है कैंकर। कैंकर एक बहुत ही बड़ी बीमारी है इसकी, सिट्रस की। इसमें जो कई प्रकार के जो बगीचे लगे हुए थे, एक बार इसमें ट्रेजेडी हुई थी, उस टाइम क्या हुआ था? उसमें कई प्रकार के वनों को डिस्ट्रॉय, सॉरी, बगीचों को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था इस बीमारी के कारण। ये क्या है? जीवाणु जनित, जो कैंकर बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस स्पीसीज क्या होगी? सिट्राई, इसके द्वारा फैलता है। ये कैसा है? ये जीवाणु जनित बीमारी है, छड़ाकार जीवाणु है। क्या है? छड़ाकार जीवाणु। क्या है? जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस स्पीसीज सिट्राई। इसके बाद में है इसका लाइफ साइकिल, डिजीज साइकिल होता है। ये कई वर्षों तक खेत में बना रहता है। ये जो कैंकर है कई वर्षों तक खेत में बना रहता है। और ये फैलता किसके द्वारा है? हवा, कीट और वर्षा की बूंदों के द्वारा। किसके द्वारा? हवा, कीट और वर्षा की बूंदों के द्वारा ये फैलता है। इसके बाद में है दोस्तों रोगी पौधों को बगीचों में उगाने से। रोगी पौधों को बगीचों में उगाने से भी क्या होता है? ये सिट्रस कैंकर फैलता है। ये एक विश्वव्यापी बीमारी है। इसके लक्षण में क्या होता है? लक्षण में नेक्रोसिस होगा, उत्तक से हो जाएंगे, उत्तक नष्ट हो गए, उत्तक नष्ट हो गए तो कलर पर क्या बन जाएंगे? धब्बे बन जाएंगे भूरे काले। किस कलर के? भूरे काले। इसके बाद में है इसका सिट्रस का डायबेक। सिट्रस के डायबेक के मैंने लक्षण पहले भी बता दिए थे। और ये किसके कारण होता है? कॉपर की कमी से। किसके द्वारा होता है? कॉपर की कमी से। कॉजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पिरिओडीज। क्या है? ग्लियोस्पिरिओडीज। कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पिरिओडीज। अब इसके बाद में है इसके लक्षण। लक्षण क्या है? भूरे धब्बे और पत्तियां विकृत हो जाती है। भूरे धब्बे हो जाती है और पत्तियां विकृत हो जाएगी। पुष्प लगने से क्या हो जाएगी? गिर जाएगा और उत्तक से हो जाएगा। और पौधा क्या हो जाता है? पूर्णतः सूख जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जड़ भाग भी इसमें पहले नष्ट हो जाता है, प्रभावित होता है। डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल ये क्या है? सीड बॉर्न। इसका पहले भी डाइबेक के बारे में बता रखा है। अब इसमें क्या है? सीड बॉर्न। ये किसके द्वारा होती है? सीड के द्वारा होती है। एक तो एक सोइल बॉर्न, सोइल बॉर्न के द्वारा होती है। तो सीड और सोइल को क्या करें? उपचारित करें। इससे इस रोग का क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। कॉपर की बढ़िया मात्रा देके इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में है गमोसिस। गमोसिस किसके द्वारा फैलती है? कवक जनित बीमारी। कवक जनित बीमारी है फाइटोप्थेरा पैरासिटिक। इसका क्या है? गमोसिस का फाइटोप्थेरा पैरासिटिक। इसके लक्षण क्या है दोस्तों? टहनियों है जो मुख्य स्तंभ होता है, ये प्रभावित होता है इससे। जो टहनिया होती है, जो मुख्य स्तंभ होते हैं, ये क्या होते हैं? गमोसिस से प्रभावित होते हैं। चिपचिपा गोंद। इसका मुख्य लक्षण है कि जो सिराई होती है, जो पेड़ होता है, उस पर चिपचिपा गोंद का रस का क्या होता है? स्राव होता है। सिराई पीली पड़ जाती है। सिराई पीली क्यों पड़ेगी? जो पोषण होता है वो तो चिपचिपे पदार्थ के रूप में निकल जाता है, तो पोषण की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा? सिराई पीली पड़ जाएगी। सोइल बॉर्न डिजीज है, किसके द्वारा उत्तरजीविता बनी रहती है? क्लेमाइडो बीजाणु के द्वारा उत्तरजीविता
बनी रहती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है इसबगोल। इसबगोल का क्या है, डाउनी मिल्ड्यू। क्या है, डाउनी मिल्ड्यू रोग कवक जनित है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, पेरिनोस्पोरा प्लांटेगिनिस। क्या है, पेरिनोस्पोरा प्लांटेगिनिस। ये क्या है, कॉजुअल ऑर्गेनिज्म किसका, डाउनी मिल्ड्यू का, इसबगोल का। डाउनी मिल्ड्यू के बारे में लक्षण वगैरह सब कुछ पहले बता रखे हैं और डिजीज साइकिल वगैरह भी बता रखे हैं। इसके बाद में है एप्पल स्केब। एप्पल स्केब, स्केब रोग का लक्षण मैंने बताए थे शुरू में, कॉमन लक्षण बताए थे। पैथोजन क्या है, वेंचुरिया इनाक्वालिस। क्या है, वेंचुरिया इनाक्वालिस। अब इसकी जो पत्तियां हैं, इसके निचली जो सतह होती है उस पर 3 से 6 mm के क्या होते हैं, भूरे धब्बे होते हैं, काले धब्बे होते हैं। जो पत्तियां होती है वो गिरी हुई पत्तियों में, ये डिजीज कहाँ होती है, गिरी हुई पत्तियों में होती है। जो डिजीज की उत्तरजीविता बनी रहती है वो कहाँ पर बनी होती है, जो गिरी हुई पत्तियां होती है। जैसे मान लो सबसे पहले प्रभावित कहाँ होती है, पत्तियों पर। जो पत्तियां बनी रहती है, जो पत्तियां बनी रहती है तो उन पर क्या होगी, उत्तरजीविता बनी रहेगी। इसके बाद में है आंवला का रस्ट रोग। क्या है, आंवला का रस्ट रोग। आंवले का रस्ट रोग का क्या है पैथोजन, रेवेनिया एम्बलिका। क्या है, रेवेनिया एम्बलिका। क्या है दोस्तों, रेवेनिया एम्बलिका। इसके लक्षण फ्रूट्स पर दिखाई देते हैं। आंवले के फ्रूट्स पर क्या दिखाई देते हैं, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। रेस्ट के पहले मैंने लक्षण बता रखे हैं। पैथोजन है रेवेनिया एम्बलिका। लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, फ्रूट्स पर दिखाई देते हैं। पोटेटो, पोटेटो में ब्लैक हेड, ये तो आपने सुना ही होगा। ब्लैक हेड पोटेटो, ये किसके द्वारा होता है, ये एक नॉन पैथोजेनिक बीमारी है। ये किसी पैथोजन के द्वारा या रोगजनक के द्वारा नहीं फैलती है। ये किसके द्वारा फैलती है, O2 की कमी से। किसकी कमी से, O2 ऑक्सीजन की कमी से। इसका मैनेजमेंट करें तो क्या करें, संग्रहण के समय जो O2 का संचार है, ऑक्सीजन का संचार है, वायु का संचार है, वो अच्छा रखना चाहिए। उच्च ताप पर भंडारित नहीं करना चाहिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करना चाहिए, भंडारित करना चाहिए। लक्षण क्या है, कंदों के मध्य उत्तक गहरे धूसर रंग के और बाद में काले रंग के। मतलब जो आलू होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, उसके जो उत्तक है वो मध्य के मर जाते हैं और क्या हो जाता है, दूसरे रंग के हो जाते हैं पहले, उसके बाद में किस रंग के हो जाते हैं, उस बाद में काले रंग के हो जाते हैं। इसके बाद में है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, उच्च वायु, जो उच्च वायु संचार वाले जो भंडार गृह हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए, इनको भंडारित करना चाहिए और शीत गृह में इनको रखना चाहिए, ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, इसका क्या है दोस्तों, फाइटोप्थेरा इन्फेल्टेंस। क्या है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस इसका क्या है, पैथोजन है। और इसके जो पत्तियों का किनारा होता है वो क्या होता है, झुलस जाता है। ब्लाइट के मैंने लक्षण बता दिए हैं। पत्तियों के किनारे क्या हो जाते हैं, जो उत्तक होते हैं वो मारे जाते हैं। इसके बाद में है पोटैटो की नेक्स्ट बीमारी, लीफ रोल। क्या है, लीफ रोल। लीफ रोल किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। कौन से वायरस के द्वारा फैलती है, पोटैटो लीफ रोल वायरस। क्या है, पोटैटो लीफ रोल वायरस के द्वारा फैलती है। और इसमें क्या होती है, जो पत्तियां होती है, नाम से इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो पत्तियां होती है पोटैटो की, आलू की, वो क्या हो जाती है, गोल हो जाती है बेलनाकार रूप में। फिर इसके बाद में है गोल्डन निमेटोड। ये निमेटोड के द्वारा एक बीमारी होती है किसमें, आलू में। और आलू के जो लक्षण वगैरह है, सॉरी, निमेटोड की बीमारी के जो लक्षण वगैरह है, डिजीज साइकिल को मैंने पहले करवा दिया है। इसके बाद में चलते हैं आगे 11वें टॉपिक की। और 11वें है कुकर बिट्स में जो बीमारियां लगती हैं उनके बारे में, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू पहले करवा रखा है। इसका है दोस्तों जो रोगकारक है वो है इरिसाइपी मिचोरी यूरम। क्या है, इरिसाइपी मिचोरी यूरम। इसका क्या है, रोगकारक है। इसके बाद में लक्षण वही धब्बे वगैरह हो जाएंगे और गहरे बुरे काले रंग के पड़ जाते हैं। लक्षण पहले मैंने करवा रखे हैं, बाकी वो भी ऐड कर लेना, ये भी ऐड कर लेना। और ये क्या है, एक कवक जनित बीमारी है, डिजीज साइकिल वगैरह करवा रखे हैं पहले। इसके बाद में है मोजेक रोग। किसका, कुकुरबिट्स का मोजेक रोग। कुकुरबिट्स में जो मोजेक वायरस होता है उसके द्वारा क्या फैलता है, मोजेक रोग फैलता है। कुकुरबिट्स मोजेक वायरस क्या फैलाता है, मोजेक रोग फैलाता है। इसके बाद में है इसके लक्षण क्या है, पहले तो इसमें भूरे धब्बे होंगे फलों पर, फिर क्या होगी, हरी माहीनता होगी, फिर क्या होगी, डंडों में विकृति आ जाएगी और क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे।
अब इसके बाद में है दोस्तों वायरस जनित, ये रोग क्या है, वायरस जनित है। आई होप आपको समझ में होगा। इसके बाद में है दोस्तों, हाँ, कोमिफोरा रोट डिजीज, क्या है, कोमिफोरा रोट डिजीज, कोमिफेरा रोट डिजीज, रोट के बारे में पहले बता रखा है। अभी कोमिफेरा रोट डिजीज जो कुकुरबिट्स में होती है, इसका रोग कारक है कोमिफेरा कुकुरबिटेरियम, क्या है, कोमिफेरा कुकुरबिटेरियम, क्या है, कोनिफेरा कुकुरबिटेरियम इसका पैथोजन है। और इसके लक्षण किस पे दिखाई देते हैं, फूल पर, कलियों पर और विकास बिंदुओं पर गहरे बिंदुओं का होना, विकास बिंदुओं पर क्या हो जाते हैं, गहरे बिंदु हो जाते हैं। इसके बाद में है रोग चक्कर, क्या है, रोग चक्कर, रोग चक्कर हो जाएगा। इसके बाद में है रूट नोट, क्या है दोस्तों, रूट नोट, रूट नोट किसके द्वारा फैलता है, मिलिडोगाइनो स्पीशीज के द्वारा, किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, मिलिडोगाइनो स्पीशीज के द्वारा फैलता है। इसके बाद में चलते हैं इसके लक्षण की ओर। इसके लक्षण है दोस्तों, पत्तियों पर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पत्तियों पर छोटे और पानी से भरे हुए क्या हो जाएंगे, हल्के धब्बे हो जाएंगे। रूट नोट में क्या होते हैं, पत्तियों पर जो मिलिडोगाइनो जो निमेटोड से रिलेटेड जो बीमारी है, इस पे क्या होते हैं दोस्तों, पत्तियों पर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, पानी भरे हुए धब्बे हो जाते हैं, जो बाद में सूख जाते हैं और काले भूरे रंग के हो जाते हैं। और जो धब्बे होते हैं वहाँ से गोंद निकले हुए क्या हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रूट नोट डिजीज। रोग चक्कर, रोग चक्कर अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है, कम से कम 2 सप्ताहों का होता है। मिलिडोगाइनल स्पीशीज में 2 सप्ताह का कम से कम क्या होना चाहिए, होता है, रोग चक्कर होता है। ये ठंड के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, रोग चक्कर इसका मिलिडोगाइनल स्पीशीज का लंबा होता है। और ये मिट्टी और पौधों की जड़ों पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और वहीं पर क्या तरजीविता बनाए रखते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। ये कॉमीफेरा डिजीज है, कॉमीफेरा रूट डिजीज है, किसकी, कुकुरबिटेस की, क्या है, कॉमीफेरा डिजीज है। डायग्राम समझ में आएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है ओनियन की डिजीज, ओनियन की डिजीज है पहली, पर्पल ब्लोच, क्या है दोस्तों, पर्पल ब्लोच। पर्पल ब्लोच में क्या है, अल्टरनेरिया पोरी, अल्टरनेरिया ये क्या है, कवक जनित, कवक जनित बीमारी है। इसमें क्या है, अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक होता है। ये क्या करता है, लक्षण पुरानी पत्तों और फूलों पर डंठल जो छोटे और अनियमित रूप से क्या हो जाते हैं, चकते, मतलब जो प्याज होता है, ओनियन होता है, उस पे क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, डंठल होते हैं उनके, उन पे अनियमित और सफ़ेद चकते हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चकते हो जाएंगे। और पुराने पत्तों पर क्या हो जाएंगे, चकते हो जाएंगे। और जो पत्तों और फूलों की जो डंठल है वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। डंठल आपने देखे होंगे कांच के कैसे होते हैं। इसके बाद में कवक जनित बीमारी है, इसका डायग्राम से भी अभी अपन समझ लेंगे। फिर है कैरेट, कैरेट का क्या है, अल्टरनेरिया ब्लाइट, ब्लाइट रोग के मैंने लक्षण पहले बता दिए हैं। रोग कारक देख लीजिए इसका, अल्टरनेरिया डोसिया, अल्टरनेरिया रेडिसिना, क्या है, अल्टरनेरिया डोसिया, अल्टरनेरिया रेडिसिना। इसमें क्या है दोस्तों, इसके लक्षण देख लीजिए। पत्तियों पर पीले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियों पर पीले भूरे दिखाई देते हैं। इसके बाद में पत्तियां और फूल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ब्लाइट के लक्षण बाकी आप वहाँ से लिख लेना। और इसका लाइफ साइकिल वगैरह पहले बता दिया है। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये है प्याज का, ओनियन का पर्पल ब्लोच, ओनियन का पर्पल ब्लोच है। इसके लक्षण आप देख सकते हैं उसके चित्र पर। इसके बाद में है दोस्तों चिल्लीज के रोग, चिल्ली मिर्च के रोग है। एंथ्रेक्नोज, पहला क्या है, एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज किसके द्वारा फैलता है, कोलेटोट्राइकम कैप्साई के द्वारा, किसके द्वारा, कोलेटोट्राइकम कैप्साई के द्वारा। इस पे फलों पर जो पानी सोखे हुए गोल और मुड़े हुए घाव होते हैं, वो क्या होते हैं, बीच में इसका नारंगी और भूरा हो जाता है। मतलब जो एंथ्रेक्नोज होता है, इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, गोल और मुड़े हुए घाव होते हैं। जो मिर्च होता है, इसको डायग्राम से भी समझेंगे, जो मिर्च होती है उसके फलों पर जो घाव होते हैं मुड़े हुए, और वहाँ पर क्या हो जाता है, जो घाव होता है बीच में से काट क्या हो जाता है, भूरा या नारंगी हो जाता है। इसको भी डायग्राम से समझ लेंगे। अब इसके बाद में है लीफ कर्ल डिजीज, लीफ कर्ल जो मिर्च का लीफ कर्ल डिजीज है, वो वायरस के द्वारा
है, किसके द्वारा फैलता है, विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित के मैनेजमेंट वगैरह मैंने करवा दिए थे पहले। अब इसमें यहाँ पत्तियाँ क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है। लीफ कर्ल के लक्षण भी बताए थे, पत्तियाँ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। सिराएँ क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। पत्ती का आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद में पी में क्या होता है, रूट रॉट। क्या है, पी में रूट रॉट। फ्यूजेरियम सोलिनाई और फिशीज की क्या है, स्पीसीज है। क्या है, कवक जनित क्या है, बीमारी है। लक्षण क्या है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। फ्यूजेरियम सोलिनाई में क्या हो सकता है, रूट में पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। जब पौधे की जड़ें काम नहीं करेगी, जड़ें विकास नहीं करेगी, तो पौधे में मुरझाएगा ही और पत्तियां पीली पड़ेगी, वृद्धि रुक जाएगी, वो न्यूट्रिशन वगैरह ग्रहण नहीं करेगा। देखिए दोस्तों एंथ्रेक्नोज दिख रहा है आप सभी को। ये क्या है, मिर्च का एंथ्रेक्नोज रोग। और ये क्या है, लीफ कर्ल किसका है, मिर्च का लीफ कर्ल। पत्तियां क्या है, लीफ रोल हो जाती है, मतलब गोल गोल सिकुड़ जाती है, झाड़ी नुमा हो जाती है। अब इसके बाद में है दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू रोग। पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके द्वारा होता है, पी में ये होता है इरिसाइपी पोलिगोनी नामक कवक के द्वारा। किसके द्वारा, इरिसाइपी पोलिगोनी। पाउडरी मिल्ड्यू अपन बहुत ज़्यादा पढ़ रखे हैं पहले भी। अब इसके बाद में है बेर। बेर में क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू। ये भी बेर का चाचा रोग आ गया। ये फैलता है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, ओइडियम जुजुबी के द्वारा। किसके द्वारा, ओइडियम जुजुबी इंडिका स्पीसीज है इसकी, इसके द्वारा यह फैलता है पाउडरी मिल्ड्यू। और पौधे के किसी भी चरण में दिखाई देता है ये पत्तियों और बालियों पर। जो ये जो बेर होता है, बेर पे क्या होता है, बेर के जो पत्ते वगैरह होते हैं उन पे क्या होता है, उनकी पत्तियों पर मतलब सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना दिखाई देगी और दूर से सफ़ेद दिखाई देगा वो पे। तो ये किसके लक्षण है, पाउडर मिल्ड्यू के मैंने लक्षण शुरू में भी लिखा रखे थे। इसके बाद में है रोज। रोज में डाइबेक। डाइबेक किसके द्वारा है, इसमें बैक्टीरिया जनित किसके द्वारा फैल रहा है, बैक्टीरिया जनित। और डिप्लोडिया रोसारम। डिप्लीडिया रोसारम किसके द्वारा बनता है, रोज में डाइबेक। डिप्लोडिया रोसारम क्या है, बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है, अनियमित और भूरे काले क्या हो जाते हैं, धब्बे। डाइबेक के वैसे लक्षण मैंने पहले भी करवा रखे हैं, बस वो ही रहेगा। इसमें गलन वगैरह पैदा हो जाती है और संक्रमित पत्तियां क्या हो जाती है, झड़ने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू अपन पढ़ रखे हैं पहले भी। इसमें क्या है, पोडोस्पोरा। पोडोस्पेरा पेनोसा क्या है, पेडोस्पोरा पेनोसा के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू फैलता है। इसमें मिलता है रोज में। अब देखिए दोस्तों, इसका रोग चक्र वगैरह आप देख सकते हो कि ये फंगल डिजीज रोग है। और पहले अपन ने इसके लक्षण वगैरह सब बता रखे हैं, कॉमन भी बता दिए थे, इसके बारे में बता दिए। इसके बाद में है लास्ट डिजीज है दोस्तों, मैरीगोल्ड डिजीज। मैरीगोल्ड डिजीज है, मैरीगोल्ड डिजीज वोट्रिटिस साइनिया किसके द्वारा फैलती है, मैरीगोल्ड में ब्लाइट जो रोग होता है, इसके लक्षण ब्लाइट के पहले बता दिए हमने। किसके द्वारा फैलती है, वोट्रिटिस साइनिया। किसके द्वारा, वोट्रिटिस साइनिया। क्या है, लाइट के लक्षण वगैरह आप शुरू में कॉमन थे वो आपसे पढ़ लेना। अब दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो इन नंबरों पे मैसेज कर सकता है, वो सब 8690596638। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स के पास पहुंचानी है, ज़्यादा से ज़्यादा हर यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट्स के साथ इसको पहुंचानी है। तभी आपको आगे की क्लासेस भी सभी टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहेगी। और मैं बता दूं कि आप सभी को अगर बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो मैं बताऊं उनकी क्लासें अपने चैनल पर उपलब्ध है। अगर किसी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके साथ शेयर कर सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट आए उसके साथ मैथ और इंग्लिश की संपूर्ण सिलेबस करवा रखा है, संपूर्ण सिलेबस इजी वे में करवा रखा है। और एकदम आसान भाषा में, मैथ बैक आने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। मैथ को सभी सब्जेक्ट को आसानी से तरीके से करवा रखा है। कौन कौन सी सब्जेक्ट को, पहली है मैथ को, दूसरी है इंग्लिश, मैथ इंग्लिश। इसके बाद में है रेनफेड। जो रेनफेड एग्रीकल्चर है थर्ड ईयर में, उसको करवा रखा है। और इसके बाद में है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कौन सी है, यह है ग्रीन हाउस वाली, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ये सभी सब्जेक्ट अपन ने कंप्लीट करवा रखी है। और अपन ने इंग्लिश में भी टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों की स्टार्ट कर रखी है, उसमें 8-10 क्लास है अपनी। और जैसे ही अपनी अगले मंथ से
सुपरवाइजर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीके एंड एग्रीकल्चर एंड हिंदी तीनों सब्जेक्ट के अपने चैनल पर प्रोवाइड होंगे। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करना है, शेयर करना है ज़रूरतमंद स्टूडेंट